निकालो शीट निकालो, सीक्वेंस की शीट चल रही है ना हमारे। तो एक्सरसाइज 1 से करते हैं स्टार्ट। पार्ट वन में E3 का फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत हो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड हो गया, थर्ड में दिक्कत है। हाँ हाँ, तो ऑड वाले में है ना 2 केस मान लिए हमने ना। तो फर्स्ट मैंने मान लिया भाई ये सीरीज लिखी हुई है ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब हमें एन टर्म चाहिए, तो अगर मैं ये देखें कि भाई लास्ट टर्म क्या होगी, वो एन पे डिपेंड करेगी। भाई इस सीक्वेंस के अंदर अगर टर्म्स इवन होंगी, मान लो 2 टर्म होती तो लास्ट टर्म 2 स्क्वायर आती, 4 होती तो 4 स्क्वायर, 6 होंगी तो अगर टर्म इवन होती, मान लो मैंने एन को इवन मान लिया, तो जो एन टर्म आएगा वो क्या आएगा, माइनस का एन स्क्वायर आएगा। अगर टर्म्स काउंटिंग में ऑड होती, मान लो टर्म एक ही टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर, 3 है तो प्लस 3 स्क्वायर, 5 है तो 5 है। और अगर एन ऑड है, व्हाट इज द लास्ट टर्म, प्लस एन स्क्वायर, जो लास्ट टर्म होगी। इसके पहले क्या आएगा माइनस। अब हमें ये सम निकालना है ना, इस सम को निकालने के लिए हमें देख सकते हैं कि हमने इसको एस मान लिया। अब ये टर्म्स काउंटिंग में ऑड है, मतलब या तो 3 है या 5 है या 7 है ना। तो हम देख रहे हैं अगर मैं इनके पेयर बनाऊंगा ना, तो एक टर्म छूट जाएगी। इसमें मैंने इनके पेयर बना लिए, ये पेयर बना लिया, एक पेयर मैंने ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया, और एक पेयर मैंने ये बना लिया। लास्ट टर्म छूट जाएगी। सब मान लो टर्म 3 होती तो पेयर एक ही बनता, टर्म 5 होती तो पेयर 2 बनते। समझ में आ गया, एक लास्ट टर्म छूट। अब इसमें क्या करो, सबसे आसान तरीका इसका सवाल का आंसर निकालने का ये है कि इनमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो। व्हाट इज ए माइनस बी, -1। व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस बी। सब में से -1 कॉमन ले लिया मैंने, ये -1 कॉमन ले लिया। ना व्हाट इज ए प्लस बी, 3 मत लिखो उसको, उसको 1 + 2 कर दो। व्हाट इज ए प्लस बी, 3 + 4। व्हाट इज ए प्लस बी, 5 + 6। और व्हाट इज ए प्लस बी, n-2 और प्लस n-1 और प्लस n स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। तो जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह n-1 रख दो और उसमें n स्क्वायर को जोड़ दो। ये माइनस साइन तो अपनी जगह रहेगा, ये आ गया n × n + 1/2। हो गया क्लियर, और प्लस n स्क्वायर लास्ट में लिखा है, बस इसको जोड़ दो उसके अंदर, जोड़ते आंसर आ जाएगा। इनकी हाँ, तो इवन ऑर्डर अलग अलग करेंगे ना अपन, तो भी कर सकते हैं ना। जोड़ दो इनको, इनको जोड़ दो, आप ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दिए, और डबल करके माइनस कर दो। ये तो आसान तरीका हो गया ना, बड़ा बड़ी आसानी से निकाल लिया, कुछ करने नहीं पड़ा। इसमें हमने ऐड कर दिया उन सबको, और ऐड करने के बाद अब मैंने ये माइनस कर दिया, -2 टाइम्स 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और कितना आएगा, ये प्लस किया है ना मैंने, n-1 का होल स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर हो गया। नहीं आया समझ में, ओके ऐसे करना है ना। हाँ, तो अब ये सम निकाल लिया ना, यहां तक का सब तो फॉर्मूला जानते हैं, वो तो आ गया हमारे पास n × अब ये क्या लिखा हुआ है 2। अब देखो n ऑड है हमारे पास, तो n-1 क्या है, इवन है। मैंने इन सब में से 2 स्क्वायर बाहर निकाल लिए,
टू स्क्वायर बाहर निकालने का मतलब मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, यही तो मतलब है। तो ये 2 तो बाहर था ही सही, एक 2 स्क्वायर मैंने और बाहर निकाल लिया। ये कितना बचा आप? 2 स्क्वायर। तो इट विल बिकम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n-1/2 नेचुरल नंबर्स। तो इस फॉर्मूले में n की जगह n-1/2 रख दो और कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। अब आंसर तो आ जाएगा ना। और या फिर वो तरीका बेस्ट था, कुछ करना ही नहीं पड़ा, a + b a - b फटाफट कर लिया, फटाफट उसका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? बस चलें आगे। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में कोई दिक्कत हो? फोर्थ में देखो सम दिया हुआ है और सम ही निकालना है भाई, सम दिया हुआ है और सम निकालना है। ऐसे सवाल आगे भी आएगा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 वो भी ऐसा ही होगा। यहाँ लिख लो बस ऐसे ही, सेम एज एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14, है ना, वो भी ऐसा ही होगा। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे कि हमें सम दिया हुआ है और सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मुझे निकालना ही है सिग्मा r = 1 से लेकर n √IR, ये निकालना है मुझे। ये तब निकलेगा जब IR हमारे पास आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ? √I1 + √I2, ये निकालना। तो या तो मैं बार बार लिखूं या मैं IR निकाल लूं। अब मैं IR निकालूं या IN निकालूं या IK निकालूं, वो एक ही बात है। अब वो कैसे निकालेंगे? हमें सम दिया हुआ है, ये जो सम ने हमें दिया हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है, सिग्मा r = 1 से लेकर n IR = n × 2n² + 9n + 13। अब ध्यान से समझें अपन, ये लिखा हुआ क्या है देखो आप, ये लिखा हुआ है ऐसे, इसको मैंने IR की जगह TR मान लिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में बोलने में ना, इसको मैंने TR मान लिया। समझ रहे मेरी बात? मैंने इसको TR मान लिया ऐसे, ये ऐसे TR लिख दिया इसको। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है, मुझे अब ये निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसको मैं I1 लिखूंगा, I2 लिखूंगा, मैं T1 T2 कर दूंगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है T1 + T2 + T3 और +TN लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? SN। अब SN दिया हुआ है, मुझे TR निकालना है। SN दिया हुआ है मतलब, पर डायरेक्ट अगर ऐसे लिखा हुआ होता ना तो शायद पकड़ में आ जाता हमारे। अब मैं SN से क्या निकाल सकता हूँ? TN निकाल सकता हूँ। तो सिंस TN = SN - SN-1, और मेरे हिसाब से ये सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, ऐसा आ जाएगा। तो एक बार यहाँ SN तो लिखा हुआ है, मैं एक बार यहाँ n की जगह n-1 रख दूंगा, तो उससे SN-1 आ जाएगा। फिर डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ आएगा 2n³, उसमें आएगा 2n-1 का होल क्यूब, तो 2 कॉमन ले लूंगा और a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दूंगा। समझ रहे? ऐसा नहीं कि पूरा होल क्यूब एक्सपेंड करूंगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये और ये निकालने पर ही आ जाएगा। और अगर TN ये है, व्हाट इज TR? 6 × r+1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और उसको रख दो वहां पर। मतलब ये ऐसा दिया हुआ होता तो सवाल शायद आसान होता, लेकिन ऐसे नहीं लिख के हुआ इन्होंने ऐसे लिख दिया, वो भी ऐसा नहीं है ना। और SN से TN निकालना आता है हमें। और ये फॉर्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं ना, उसमें सीरीज कैसी है इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसको रख दो यहाँ पर आप। अब ये कितना आ गया? जो भी है इसको हमने S मान लिया, ये सम निकालना है, इसको मैंने S मान लिया। तो आ गया सिग्मा r = 1 से लेकर n, और इसका अंडर रूट ले लो, तो √6 × r+1, √6 को बाहर निकाल लूंगा और आ जाएगा 2 + 3 + 4 अप टू n+1। उसमें एक जोड़ दूंगा और एक को माइनस कर दूंगा, ताकि वो सम ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर बन जाएगा। उसका फॉर्मूला लगा दूंगा। समझ में नहीं आया अभी भी? कर सकते हैं अब इसके बाद, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट 2 पर आ गए। पार्ट 2 में कौन सा है? E1। E1 में कोई डाउट हो? E1 के बाद E4 में कोई डाउट हो गया? E4 जनरल टर्म लिख दिया उसका ना, 2n - 1 × n² और सिग्मा लगा दिया उसमें, और सिग्मा n³ वगैरह के फॉर्मूले यूज कर लिए। ध्यान से देखा सबको हमने?
कल सिखाया ना मैंने आपको। तो उसमें जनरल टर्म आ गया हमारे पास 2n-1, फिर आ गया n स्क्वायर, और फर्स्ट सम कहाँ से आएगी, n बराबर 1 से, और लास्ट सम कहाँ से आएगी, n बराबर n से। हम तो पहले एस एन निकाल रहे हैं, बाद में n की जगह 10 रख देंगे ना, बाद में n की जगह 10 रख देंगे ना, और ये 2n क्यूब हो जाएगा, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे कैलकुलेट करके निकल। और कौन सा है, पार्ट 2 में आ गए, पार्ट 3 में आ गए। पार्ट 3 में कोई सवाल, C1 में कोई डाउट हो बताना है। बी की जगह याद रख दो 2ac अपॉन a+c, उससे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट E2 में कोई डाउट हो, फॉर्मूले में रख दिया सब जगह है ना। इसके बाद E3 में कोई डाउट हो, जनरल टर्म निकाल लो, जनरल टर्म निकाल के कर लो। जनरल टर्म कितना आ गया, 3n+7 आ गया, तो 3n+7 का होल स्क्वायर, और लगा दिया सिग्मा n = 1 से लेकर n, और इसको एक्सपेंड कर देंगे, फिर फॉर्मूला लगा के n की जगह 10 रख देंगे, n बराबर 10 रख देंगे। हो गया क्लियर, हो जाएगा ऐसा ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट हो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट हो, 10 के बाद नेक्स्ट 13 में कोई डाउट हो। ये जेई में आया हुआ सवाल, ये आईआईटी में आया हुआ है एडवांस के अंदर। सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा हमें, फॉर्मूले वही लगते हैं, आपको दिख रहा है अभी फॉर्मूले वही लगते हैं जो होते हैं ना। थोड़ा सा सवाल समझना होता है और उसको थोड़ा पेशेंस रख के कैलकुलेट करना होता है ना। पेशेंस अभी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अपन लर्निंग स्टेज पर है ना, अपन ने सब कुछ नहीं पढ़ लिया है ना। अभी एक एक बार सवाल कर रहे हैं, फिर दोबारा भी करेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी अपनी, ऐसी बात नहीं है ना। लगातार कोशिश करते रहने से प्रैक्टिस अपनी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो हमें दिया हुआ है एक एपी है, और उस एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम हमें दे रखा है। अगेन हमें दे रखा है एस एन = मान लिया हमने वो एस एन है, और एन CN² दे रखा है, CN²। एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम ये है ना। यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है T1 + T2 + T3 और +Tn, इसी को बोल रहे हैं SN, और ये पूरा सम हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब निकालने के लिए क्या बोला है उन्होंने बताओ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम निकालना है मुझे निकालना है ये T1², मुझे निकालना है T2², मुझे निकालना है Tn²। ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या मुझे कैलकुलेट करना है, क्या इस सम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मुझे Tn चाहिए बस, और Sn से Tn निकाल सकता हूं, बस Sn से Tn निकाल सकता हूं। तो सिंस Tn = Sn - Sn-1, तो C तो कॉमन आ गया, और ये 2n-1 आ गया, पर इसको रख दो यहाँ पर, और ये कितना आ गया, ये सिग्मा, ये समझ में आ गया ना। तो सिस्टमेटिकली चल रहे हैं अपन, बिल्कुल उसको लिख रहे हैं ना। तो सिग्मा n = 1 से लेकर है ना आ गया, और वो कितना आ गया, C², 2n-1 का होल स्क्वायर। C² को बाहर निकाल लो, और ये कितना आ गया हमारे पास, 4n² - 4n+1। या अगर वो जो मैंने कल सवाल कराया ना, अगर वो याद रहेगा तो नेक्स्ट टाइम में आंसर आ जाएगा। भाई मैंने C² को बाहर निकाल लिया, और कल इस सीरीज के एन टर्म का सम निकाला है हमने, और मैंने कहा था रट लो उसको, n × 4n² - 1, वो आंसर आ गया नेक्स्ट टाइम। और अगर वो याद नहीं रहेगा तो फिर अब निकालना पड़ेगा वो यहाँ से, वो यहाँ से निकाल, पूरा निकाल के बताया ना कल मैंने आपको, उससे निकाल के बता रखा, हो जाएगा अब तो ना। और ये याद रख रखा होगा तो एडवांटेज पे रहेंगे अपन। अब इसमें ट्रिक देखो आप, क्योंकि नन ऑफ दिस वगैरह नहीं है इसमें ना, तो इसमें ट्रिक देखो आप। हमें क्या दे रखा है, एक एपी है, उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है, और हमें उसकी फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालना है। मैंने मान लिया भाई n बराबर 1 है, हमने उसकी एक टर्म निकाल ली। भाई Sn दे रखा है ना, हमें Sn दे रखा है, तो सिंस Sn दे रखा है हमें, मैंने n को 1 रख दिया, तो S1 का मतलब क्या हो गया, T1, ये C हो गया। तो मुझे क्या निकालना है अब, बस ये निकालना है। ये नहीं आया समझ में, टर्म मैंने मान लिया, टर्म ही एक है, n बराबर 1 मान लिया, ये मुझे आंसर क्या आ गया। अब ऑप्शन में n बराबर 1 रख दो, जिससे C² आ रहा है वो करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन में n बराबर 1 रख दो, सी इज द करेक्ट आंसर। और लगता है कि दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, फिर हम दो टर्म मान लेते हैं, एक बार T1 निकाल लेते हैं और एक बार T2 निकाल लेते हैं, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर उन्हीं दो ऑप्शन में जिनमें n बराबर 1 रखने पर सी स्क्वायर आया था, उन्हीं दो ऑप्शन में n बराबर 2 रख देते। मेरी बात समझ रहे हैं? उससे फिर आंसर चेक कर लेते हैं फिर, क्योंकि अगर मैं T1 निकालूंगा, T2 निकालने पर क्या आता है, n बराबर 2 रखता मैं, तो 2 से कितना आता, 4n, 4n नहीं आता ना, तो उससे ये T1 प्लस C2 लिखा हुआ है, 4C, तो कितना आता है वो 4C, तो व्हाट इज T2, 3C, तो T1 तो आ गया C, हमें क्या निकालना है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर निकालना है, और वो C स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर। अब के बार आंसर क्या आना चाहिए, 10C स्क्वायर। तो लगता है कि n बराबर 1 रखने से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे C स्क्वायर आ रहा है, तो हम उन्हीं दोनों ऑप्शन में n बराबर 2 रख के देख लेते, और अब वो करेक्ट होता जिससे कि आंसर 10C स्क्वायर आ रहा होता। तो ये हिट एंड ट्रायल हो गया एक तरह से ना, है ना। ऐसे भी सवाल करना आना चाहिए अगर अपन कर पाए तो। सिस्टमेटिक अप्रोच तो इसलिए कि हो सकता है हम ऐसे नहीं सोच पाए, या ऐसा सोचना पॉसिबल ही नहीं हो, है ना, नहीं समझ रहे मेरी बात, इसलिए सिस्टमेटिक तरीका जरूरी। ऐसे हिट एंड ट्रायल से भी अपन कर सकते हैं तो करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बताते भी हैं आपको ताकि आप करने की कोशिश कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 में कोई डाउट हो, पहले वाला इसलिए करेक्ट है, इनकरेक्ट होंगे 0 0 0 भी आ सकता है ना, और 0 0 0 जो आएगा वो जीपी की टर्म नहीं हो सकती है ना, इसलिए फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। और लिखा हुआ है ना इक्वल नंबर्स आर इन एपी इन जीपी और एचपी। हाँ अगर मैं बोलता था भाई इक्वल नॉन जीरो नंबर होते, फिर वो एपी के अंदर भी आए थे, जीपी के अंदर भी आए थे, लेकिन वो नॉन जीरो वर्ड यूज नहीं करा उन्होंने, इसलिए, लेकिन 0 0 0 वाला केस में जीपी नहीं बनेगी, इसलिए वो इनकरेक्ट है। और कोई डाउट हो 17 में, 17 के बाद 18 में कोई डाउट हो, भाई वो मल्टीप्लाई कर दो और सिग्मा लगा दो और उसको कंपेयर कर लो ना। तो ए बराबर कितना आया, ए बराबर, आप बताइए कितना आया ए बराबर। हाँ आपकी कॉपी दिखाओ मुझे, आप होमवर्क करके लाए हो आप, हाँ खड़े हुई, कॉपी दिखाइए मुझे आप, आपकी कॉपी आगे शिफ्ट करो, कॉपी बैग में रखिए अभी तो, मैंने इतना बोल रखा है कॉपी बाहर रहनी चाहिए ना, कॉपी के पन्ने पलटने चाहिए, शीट के पन्ने पलटने चाहिए, होमवर्क करके लाएं, दिखाओ मुझे आगे, नहीं इनको दे दो आप पास कर देंगे आगे, वो पेज खोल दो जहां होमवर्क कर रखा है, बस उस पेज को खोल के दे दो जहां होमवर्क कर रखा है। देखो मुझे पागल बना रहे थे अभी, मतलब इन्होंने कॉन्फिडेंस से कॉपी निकाली और दिखाया मुझे होमवर्क कर रखा है। मैं तो क्या है, चेहरे का फोटो होता है ना, इसी से पहचान लेता हूँ कि ये बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया। अब तक तो सही निकला है ना, हर बार मेरा केस नहीं निकला, तो क्यों निकलता है, बच्चे के चेहरे से मालूम पड़ जाता है ये होमवर्क करके नहीं लाया आज, वरना इनसे पूछ लो आप, मैंने बाहर पूछा था कि आपसे होमवर्क करके लाया नहीं करके लाया, फिर भी अभी अभी देखा है मैंने, क्यों नहीं, आप रोज होमवर्क करके नहीं लाते, मुझे ऐसा लगता है अक्सर। अच्छा कल क्या कर रखा था होमवर्क, देखो अभी भी डाउट है इनको, फिर उसमें डाउट कहाँ है, कल तो बीत चुका ना, पता होना चाहिए किया नहीं किया, उसमें भी डाउट है इनको ना। क्या करते हैं आपके पापा, हाँ क्या है, डॉक्टर, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दया से ना, पढ़ो नहीं पढ़ो कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपके फादर का, तो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मंडा, बहुत अच्छा, तो आपको कुछ नहीं बनना जीवन में, हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसमें तो डाउट नहीं है ना, तो फिर आप पढ़ते क्यों नहीं हो, देखो ट्राई करने के बाद तो होना चाहिए ना, आधे सवाल तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए आधे सवाल, सिर्फ कंप्रेशन 1 हुआ बाकी कुछ नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है कि बाकी सवाल नहीं हुए, तो बाकी सारे टफ हैं क्या, ईमानदारी रखो, मेरे से झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं टीचर हूँ आपका, आपका बुरा कभी नहीं चाहूंगा जिंदगी में, कि ध्यान रखो आप मेरी बात है, इसलिए मुझसे बचने की कोशिश मत करो आप, मुझसे बचोगे ना आप तो आपका नुकसान होगा, मेरे से जब भी बचने की कोशिश करोगे आप तो आपका नुकसान होगा उसमें। होमवर्क रोज करो, वो अपना नियम बनाओ, मेरा होमवर्क करना है, मेरा नियम है, मुझे होमवर्क करना ही है, दुनिया की कोई ताकत मुझे होमवर्क करने से नहीं रोक सकती, जिस बच्चे में जज्बा आ गया ना उसको वाकई में कोई ताकत नहीं रोक सकती ना,
होमवर्क करने से, लेकिन प्रोवाइडेड उसके मन में, खुद के मन में इच्छा हो, मुझे होमवर्क करना है घर जाके, सर मुझे रोज समझाते हैं 5-10 मिनट इस बारे में, हमें रोज डांटते हैं, रोज समझाते हैं, हमें कभी ना कभी तो असर होना चाहिए ना सर की बात का। और सर किस लिए बोल रहे हैं? क्या उनका कोई पर्सनल फायदा है? क्या मेरी नौकरी लग जाएगी तो आधा पैसा सर लेंगे क्या? सर को मिलोगे भी नहीं आप यहाँ से निकलने के बाद, कभी अपनों को देखने को भी नहीं मिलेगा एक दूसरे को। जो बच्चा पढ़ के जाता है उससे दोबारा जीवन में कभी मिल भी नहीं पाते। वो तो कोटा का रहने वाला हो, आसपास रहता हो, तो कभी उसको अच्छा पढ़ाया हो, उसके मन में रहता है यार सर ने अच्छा किया, कभी न कभी मिलने आ जाता है वो। और ऐसा नहीं कि हर बच्चे से मिल ही नहीं पाते अपन। अब वो बाहर का है, उसकी नौकरी बाहर लग गई, क्यों आएगा, क्या करने आएगा कोटा में? करने आएगा नहीं, मिलना ही नहीं होता बच्चों से हमारा। तो आपका बुरा थोड़ी चाहते हैं हम, या आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि आपको टोक रहे हैं। लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं तो फिर रहा भी नहीं जाता। बोलना भी जरूरी है बच्चे से कि भाई, उसको फील कराना जरूरी है, भाई तू झूठ बोल रहा था मेरे से, है ना, उसको ये फील कराना जरूरी है। और अगर वो अच्छा बच्चा है तो वो समझ जाएगा, और उसको लगेगा यार सर ने सही बात पे डांटा है ना, वाकई में मुझे होमवर्क करना चाहिए। तो हो सकता है वो इस बात से थोड़ा अप्रिशिएट हो जाए और वो होमवर्क करके लाने की कोशिश करें ना। ये हमारी जिम्मेदारी है बस। और अभी भी नहीं करके लाओ तो आपकी इच्छा है, आप फादर कमा ही रहे हैं आपके लिए ना, फादर कमा ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं ना, बैठो आप। तो इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1/2 आएगा ना, बी सी डी ई 0, ई बराबर 0 आ जाएगा। तो उसको निकाला हमने, निकाल के कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 पर आ गए, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट हो? 9 बताना है। 9 में वही हमें दे रखा है, जीपी के अंदर है, तो जीपी के अंदर 3 नंबर है, तो हम नंबर क्या है कम से कम करने की कोशिश करेंगे, उनको हम ए और आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने आज बी बराबर मान लिया, ए तो ए है, और बी को मैंने मान लिया ए आर, और सी को मैंने मान लिया ए आर स्क्वायर, ऐसा मान लिया। अब वो एक एचपी के अंदर दे रखे हैं, तो मुझे 2 इन्फॉर्मेशन थी कि एक तो जीपी के अंदर है, एक वो एचपी के अंदर है, और इन 2 बातों का यूज करके मुझे a + 4b और प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो कहने के मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए जो एबीसी में आ जाए ना। अब एचपी में हम कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि उल्टा कर दो और एपी में बना दो, तो हमने उसको उल्टा कर दिया और एपी बना दिया। तो 1/a - b, 1/c - a, और 1/b - c, ये किसके अंदर आ गए? एपी के अंदर आ गए, ये एपी के अंदर आ गए। अब एपी में अगर डिफरेंस बराबर कर दो या बीच वाले का डबल कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और प्लस थर्ड टर्म, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास अननोन बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उन सारे अननोन को ए और आर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस पूरी इक्वेशन को ए और आर में लेके आ जाओ। अब यहां से जो भी कुछ आएगा वहां से हम वो लाने की कोशिश करेंगे, जो भी यहां से आ जाएगा। तो इसमें रखते हैं हम, 2 की जगह 2 रखा मैंने, व्हाट इज सी? ए आर। भाई यहां भी ए आर आएगा, यहां तो ए है ही सही, यहां भी ए आ जाएगा, यहाँ ए है, यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आएगा और यहाँ भी ए आएगा, ए तो कट जाएगा, या उसको लिख लो, चलो कोई बात नहीं, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1/a माइनस ए आर प्लस 1/a आर माइनस का ए आर स्क्वायर। अब यहां से कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? ए मैंने कॉमन ले लिया, तो 2a मैंने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहां से कितना आ गया, a इंटू 1 माइनस आर, ए आर 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो मैंने यहां से फिर कॉमन ले लिया, 1/a इंटू 1 माइनस आर कॉमन ले लिया, व्हाट डू गेट, 1 + 1/r, सही है, ऐसे ले दिया। और हमारे पास सवाल में ये लिखा हुआ है कि भी जो टर्म्स हमारे पास हैं एबीसी जीपी के अंदर है, और भले ये दे रखा है कि टर्म डिस्टिंक्ट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि अगर ए और बी बराबर हो गए ना तो a - b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नो डाउट ए बी सी अलग अलग है, मतलब r इज नॉट इक्वल टू 1, r नॉट इक्वल टू 1। तो उससे हमारे पास काम आ गया ना, ये 2 की जगह 2 है, ये a की जगह a लिखा हुआ है, इसको r - 1 इंटू r + 1 कर दो, और सिंस r नॉट इक्वल टू 1 है इसको काट दो, और माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दो, इस a से a को भी काट दो। अब इस पूरी इक्वेशन में r बचा बस हमारे पास, पूरी इक्वेशन में r, इसको सोल्व कर लो और सोल्व करके देखते हैं। हमें ये r में आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एबीसी, और नो डाउट हम r को एबीसी में ला सकते हैं। अगर मुझे r को एबीसी में लाना पड़े तो मैं r की जगह अगर मैं चाहूं तो b/a भी रख सकता हूं, और r स्क्वायर की जगह मैं चाहूं तो
सी बाई ए भी रख सकता हूँ ना, यानी आर की जगह मैं एबीसी ला सकता हूँ, मतलब ये मुझे विश्वास है ना। बस यहाँ से आ जाएंगे। अब ये क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा एक तो -2/r+1, और ये बचा r+1/r, ये ऐसे बचेगा बस। बचा आ जाएगा -2r = r² + 2r+1, दैट इज r² + 4r+1 बराबर। Now what is r²? c/a। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a + 4b + c = 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हम कर सकते थे, यही हमने किया है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट हो? 13 में 2 बार करना पड़ेगा अपने को, 2 बार। और जीपी दिख रही है इसमें, जीपी का कॉमन रेशियो है -1/5। जीपी का कॉमन रेशियो -1/5, 2 बार एफर्ट करना पड़ेगा तब जाके काम चलेगा। उसको मैंने ऐसे लिख लिया, देखो आप उसको, वो 5/k लिखा हुआ है ना, तो 5/k मत लिखो उसको s लिख लो आप। पहले अपन क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं और सम को फिर 5/k के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो उसको मैंने मान लिया s, और वो ऐसे लिखा हुआ है, देखो 1² + 2² × -1/5 + 3² -1/5 का होल स्क्वायर + 4² -1/5 होल क्यूब 5² होल पावर 4। क्या क्लियर कट जीपी है? व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी? अब जीपी के साथ में या तो एपी होनी चाहिए, या जीपी के साथ में टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिनके डिफरेंस या तो एपी में आ रहे हो या डिफरेंस जीपी के अंदर, या कई बार डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आते हैं ना। अब जैसे ये जीपी के साथ में, जीपी तो क्या आ गई यहाँ पर, जीपी यहाँ पर हो गई 1 -1/5 ये जीपी हो गई हमारे पास। अब इसके साथ में टर्म्स क्या है? फर्स्ट टर्म के अंदर 1² है, सेकंड में 2² है, फिर 3² है, फिर 4² है, फिर 5²। अब इनका डिफरेंस निकालो, इसमें से इसको निकालो 3, इसमें से इसको निकालो 5, इसमें से इसको निकालो, इसमें से इसको निकालो 9। ये एपी में आ गए ना, तो कोई बात नहीं ना भाई। जीपी के साथ में एपी नहीं है, लेकिन जी के सामने सब वैरायटी कर रखी है क्लास में ना। जीपी के साथ में टर्म्स ऐसी हैं जिनके डिफरेंस एपी में आ रहे हैं, जीपी में भी आ सकते हैं। हो सकता है डिफरेंस एपी में भी नहीं आए, जीपी के अंदर भी नहीं आए, हो सकता है डिफरेंस के भी डिफरेंस एपी में आ जाए या जीपी में आ जाए। तरीका लेकिन वही है कि जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो, उससे आ जाएगी एजीपी, और एजीपी का सम फिर निकाल लूंगा मैं। तो 2 बार एफर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे। -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट टर्म से कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट करके माइनस कर देंगे और माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट इसके बाद 17 में कोई डाउट हो? ये भी जेई में आया हुआ है एडवांस के अंदर। डी की 2 वैल्यू आएंगी इससे ना भाई। फर्स्ट सम तो हमें दे रखी है भाई, हमें एपी का फर्स्ट सम दे रखा है। सवाल में काफी सारी जानकारी, हर जानकारी को सवाल में लिखा करो, हैबिट डालोगे हर जानकारी को लिखें। सवाल में दी गई हर जानकारी मेरी नजर से बचनी नहीं चाहिए। जो भी दे रखा हो लगता है कि बच जाएगी तो उसको लिख लो आप। लिख लिख के सवाल में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने से ही अपनी प्रैक्टिस होगी और सवालों को करना आएगा ना। तो हमें दे रखा है कि वो कहीं ना कहीं दे रखा है कि ए के जगह लिखा हुआ है ना 2 टाइम्स ऑफ AK - 1 इजिकल टू AK प्लस AK - 2, ऐसा लिखा हुआ है। इससे क्लियर कट है कि क्या हो गई, एपी हो गई, यानी A1 A2 A3। कल आया था फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड बराबर 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड, उससे एसपी आ गई थी हमारे पास। और B² बराबर AC होगा तो जीपी आ जाएगी हमारे पास। तो मालूम पड़ गया भाई सब एपी के अंदर है ना। अब एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 15 दे रखा है ना। एपी का सेकंड टर्म के बारे में क्या जानकारी है कि एपी का जो सेकंड टर्म है वो 13.5 से छोटा है। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है ये सम, ये हमें कैलकुलेट करना है। A1 A2 और कहां तक लिखा हुआ है A11 और अपॉन 11, ये हमें निकालना है। अब हमें एपी का फर्स्ट टर्म पता है, अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया तो मैं इस एपी का सम निकाल लूंगा, और सम निकल जाएगा तो उसको 11 से डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे इस सम को निकालने के लिए सिर्फ एपी का कॉमन डिफरेंस चाहिए, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन बची है वो कॉमन डिफरेंस निकालने के काम आएगी हमारे, इसका मतलब है ना। तो कॉमन क्या दिया हुआ है हमें सवाल में, A1² प्लस A2² और प्लस A3², और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है A11², दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 90। मैंने ऐसे लिख दिया, वरना बार बार नीचे 11 लिखना पड़ता मुझे ना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस इंफॉर्मेशन से ही पूरा विश्वास है कि सिर्फ डी निकलेगा बस।
और लगेगा कि डी की एक से अधिक वैल्यू आएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी। यहाँ से डी की 2 वैल्यू आएंगी नो डाउट, इसलिए ये काम आएगा हमारे। डी की उस वैल्यू को लेंगे जिससे सेकंड टर्म 13.5 से कम आना चाहिए, डी की वैल्यू। अब यहाँ से देखो आप, अब ये हमारे पास तो सिर्फ A1 है और ये एपी के अलग अलग टर्म्स हैं, और जब एपी की टर्म्स अलग अलग आती हैं तो उन सबको हम फर्स्ट सम और कॉमन डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जीपी के अंदर जब टर्म्स बहुत सारी आती हैं तो उनको हम फर्स्ट सम और कॉमन रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो इन सबको कन्वर्ट कर लो। ये तो हो गया A1 स्क्वायर, ये क्या हो गया A1 प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 प्लस 2D का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा A1 प्लस 10D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 90। अब ध्यान से देखो, इन सब में A1 स्क्वायर आएगा। ये टर्म्स कितनी है यहाँ से काउंटिंग में, यहाँ से यहाँ तक 11, तो A1 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा। तो ये आ गया 11 A1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आएगा 2A1D, 2A1D, 4A1D, 6A1D और 20A1D। तो 2A1D, 4A1D, 6A1D, 20A1D, इन सब में से 2A1D बाहर निकाल लो। 2A1D, 4A1D, 6A1D, तो 2A1D बाहर निकाल ले, नहीं निकाले तो 2A1D। अब कितना बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 10 आ गया, हो गया ना 2A1D, 4A1D, 6A1D, 20A1D। फिर आएगा D स्क्वायर, 2 स्क्वायर D स्क्वायर, 3 स्क्वायर D स्क्वायर, 10 स्क्वायर D स्क्वायर, नहीं आ रहा, D स्क्वायर बाहर निकाल लिया हमने। तो ये 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर और फिर 10 स्क्वायर, 11 इंटू 90। क्या ये हमें आता है, क्या ये निकाल सकते हैं? क्या A1 की वैल्यू पता है? क्या A1 पता है? डी में क्वालिटी बन गई, और क्वालिटी को सोल्व करना आता है। तो डी की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक वैल्यू आएगी D इक्वल टू -3 और एक आएगी D इक्वल टू -9/7। यहाँ से डी की 2 वैल्यू आ जाएंगी, D इक्वल टू -3 और D इक्वल टू -9/7। अब कौन सा लें? ये, क्योंकि इससे A2 की वैल्यू 13.5 से ज्यादा आ जाएगी, इससे ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दिस इज नॉट एक्सेप्ट। क्योंकि अगर मैं ये लूंगा तो सेकंड टर्म की जो वैल्यू आएगी वो इससे ज्यादा आ जाएगी, इसे हम ये एक्सेप्ट करेंगे। अब डी आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो एपी की 11 टर्म का सम निकाल सकते हैं ना, उसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? और कौन सा है? कॉम्प्रेशन नंबर 1। कॉम्प्रेशन नंबर 1 में फर्स्ट में को डाउट हो, फर्स्ट में को डाउट हो, मतलब थर्ड में, मतलब कॉम्प्रेशन नंबर 1 का फर्स्ट, तो थर्ड ही तो हुआ, ये भी समझाना पड़ा मुझे कि कॉम्प्रेशन नंबर 1 के फर्स्ट सवाल का मतलब सवाल नंबर 3 है। आदत पड़ गई मतलब आपको मेरे से समझने की ना। सेकंड में को डाउट हो, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में को डाउट हो गया, बताना है, वो कॉमन आ जाएगा ना पूरा, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो सब क्या आएगा, वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। यानी वो जो सम आ रहा है दैट इज मल्टीपल ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2, यानी वो हमेशा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है उसका मल्टीपल आएगा। नहीं हुआ? वो तो गया ना, कॉमन ले लिया, वो कॉमन लेने के बाद अंदर नेचुरल नंबर ही आ गया ना, तो उस सम का नेचुरल मल्टीपल आ गया वो, मतलब वो जो पूरा सम है वो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा। यही थे बस शायद, है ना? तो आगे चलते हैं अपने। तो हम आ गए थे शायद कल मिसलेनियस सीरीज पर आ गए थे और मेथड ऑफ डिफरेंस पर आ गए थे ना। हाँ, तो उसमें मैंने लिखाया था कल आपको कि हाँ टाइप 1 पढ़ा था हमने। टाइप 1 में हमने ये सीखा कि भाई अगर सम निकालने का एक नया तरीका सीखा कि किसी सीरीज का अगर जनरल टर्म हमारे पास है तो उसमें सिग्मा लगा लो, और जनरल टर्म अगर नहीं है तो उन सीरीज के टर्म्स को ध्यान से देखो और ध्यान से देख कर जनरल टर्म निकाल लो, फिर सिग्मा लगा दो और सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर लो। अब कई बार क्या है, हम ऑब्जर्वेशन से गिवन सीरीज का जनरल टर्म नहीं निकाल पाते, तो उसका एक तरीका है मेथड ऑफ डिफरेंस, उसका यूज करके पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे, फिर उसमें सिग्मा लगा देंगे, उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और सीरीज का सम निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो वो मैंने दिखाई दिया आपको ना कि भाई कई बार हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। अब सवाल करते हैं, उससे मैं मेथड ऑफ डिफरेंस को अप्लाई करके बताऊंगा आपको कि कैसे मेथड ऑफ डिफरेंस को अप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है ना। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of the series
Find the sum of first n terms of the series. Find the sum of first n terms of the series. 6 plus 13 plus 22 plus 33 and plus 46. Find the sum of first n terms of this series. ये हमें निकालना है. मैं बताऊंगा एक सवाल करके आपको. अब जब सवाल ये एग्जाम में आएगा समस्या तब है, आज समस्या नहीं है. जब ये एग्जाम में आएगा तब समस्या रहेगी. वो तो बोलेंगे सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. सम ऑफ n टर्म्स भी नहीं पूछेंगे वो. उसका रीजन बताया था मैंने आपको. ऑप्शन में रख के देख लेंगे n बराबर 2 अपन. वो पूछेंगे सम ऑफ 20 टर्म्स निकालो या सम ऑफ 50 टर्म्स निकालो या सम ऑफ 70 टर्म्स निकालो. तो उसमें जब ये लिखा हुआ आएगा ना तो हमारे माइंड में आएगा भाई ये एपी है क्या, ये चेक करेंगे. ये जीपी है क्या, ये एजीपी है क्या, या जीपी के साथ में टर्म्स ऐसी हैं क्या जिनके डिफरेंस एपी में आ रहे हो या जिनके डिफरेंस जीपी के अंदर आ रहे हो. ये भी नहीं है हमारे पास. 4 तरीके फेल हो चुके अब तक. एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एजीपी नहीं है, जीपी के साथ में टर्म्स ऐसी नहीं है जिनके डिफरेंस एपी में आ रहे हो या जीपी में आ रहे हो. इसको भी तीसरे तरीके मान के चल रहे हैं अपन. फोर्थ में आ गए हम. क्या जनरल टर्म हमारे पास है? नहीं है. जनरल टर्म होती है सिग्मा लगा देते. क्या हम ऑब्जर्वेशन से जनरल टर्म निकाल सकते हैं? हो सकता है निकाल सकते हो सकता है कोई बच्चा निकाल ले, अपन नहीं सोच पाए हो सकता है ऐसा कोई बच्चा अभी भी निकाल ले, ऐसा हो सकता है ना. लेकिन अगर नहीं, कई बार होता ही ना, वो मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं ना, उनमें करना ही पड़ता है. वहाँ कोई लॉजिक ही नहीं होता. मतलब सोचना पड़ता है पहला टर्म कैसे लिखा हुआ है, पहले वाले से दूसरा वाला कैसे आया, दूसरे वाले से तीसरा वाला कैसा, अब सोचना ही पड़ेगा चौथा कैसे आया, है ना. तो वहां तो फिर सर पे गुस्सा आता ही नहीं अपने को ना. यहाँ तो सर सामने रहते हैं आपके, हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं. इसलिए कई बार गुस्सा भी आता है हम लोगों पर आपको ना, भाई ये चीज समझ में नहीं आई मेरे ने, भले उसका कोई लॉजिक नहीं हो, वो दिमाग से निकालना हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है उस सर को चमत्कार करेंगे अभी और हमारे समझ में आ जाएगा. अब तक तो आ रहा है समझ में ना. तो इसमें हम क्या करें, तो ध्यान से देखकर निकालें. यह एक तरकीब है हमारे पास, मेथड ऑफ डिफरेंस. तो नाम से मालूम पड़ रहा है भाई डिफरेंसेस कहीं हम निकालेंगे ना, डिफरेंसेस कहीं ना कहीं निकालेंगे ना. एक तो देखो ध्यान से देखें तो ध्यान से देखकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो लॉजिक हमारे दिमाग में आए. जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास है ना, तो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 3 स्क्वायर माइनस 3. फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 3 स्क्वायर माइनस 3. सेकेंड इज 4 स्क्वायर माइनस 3. नेक्स्ट टर्म इज 5 स्क्वायर माइनस 3. नेक्स्ट इज, लेकिन जरूरी नहीं है दिमाग में आए, जरूरी नहीं है दिमाग में आए, है ना. इसलिए अपने पास तरीका है, और दिमाग में आ जाए तो फिर वेल एंड गुड है. फिर तो वो अप्रोच जो है उसका टाइम बच जाएगा अपने पास, है ना. फिर तो टाइम बचा सकते हैं अपन, है ना. इसलिए वो कोशिश कर सकते हैं अपन. नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और आ गया तो फिर मजा आ जाएगा, टाइम बचेगा अपना. अब हम सिस्टमेटिकली निकाल रहे हैं. तो ये तो हमारे पास सीरीज की टर्म्स हैं, इनको एक बार दोबारा लिख लो आप. 6, 13, 22, 33, इनको एक बार मैंने दोबारा लिख दी. तो कोई नया काम नहीं करा है, तो मैंने सीरीज की टर्म्स को दोबारा लिख लिया. अब जो हेडिंग डला हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंस, कल हम कहीं डिफरेंसेस निकाल के सवाल करेंगे ना. तो हमने सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस निकाला, कितना आ गया. इसका ऐसे डिफरेंस निकालो, इसका ऐसे डिफरेंस निकालो, इसका ऐसे डिफरेंस निकालो. तो ये हमने डिफरेंस पहली बार निकाला है. इस चीज को बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. या तो डिफरेंस निकाला ही नहीं हमने, डिफरेंस तो पहली बार निकाला है, इससे इसको बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अब ये डिफरेंस हम तब तक निकालते हैं जब तक या तो ये सारे डिफरेंस सेम आ जाएं या ये डिफरेंस जीपी के अंदर आ जाए. ये मैं तब तक निकालता रहूंगा जब तक या तो ये डिफरेंस सारे, ये डिफरेंस ही तो है, ये सारे सेम आ जाए या ये जीपी के अंदर आ जाए. अगर क्या ये सब सेम आ गए, क्या ये जीपी के अंदर आ गए, अगर ये सेम आ गए होते तो मैं यहीं रुक जाता, और अगर जीपी आ जाती तो भी मैं यहीं रुक जाता, है ना. समझ में आ गया ना तो ये सेम आए ना जीपी के अंदर, फिर मैं डिफरेंस निकालूंगा ना. क्या सेम आ गए, रुक जाओ बस यहाँ. कौन से ऑर्डर में सेम आ गए, सेकंड ऑर्डर. कब तक निकालना डिफरेंस, या तो सारे सेम आ जाए या जीपी के अंदर आ जाए. अब डिफरेंस या तो सारे सेम आएंगे या डिफरेंस जीपी के अंदर आएंगे. अभी हम वो एग्जांपल कर रहे हैं जिनमें डिफरेंसेस सेम आएंगे, फिर वो एग्जांपल कर लेंगे जिनमें डिफरेंस जीपी के अंदर आएंगे, ताकि दोनों वैरायटी कवर हो जाएगी हमारे पास, है ना. अब जब डिफरेंस सेम आते हैं हमें करना क्या है, इसका सम निकालना है. उसके लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जनरल टर्म निकालने के लिए कर रहे हैं अपन जो भी कुछ कर रहे हैं.
यानी जनरल टर्म का इसका टीएन निकालना चाह रहे हैं, एक बार टीएन आ गया सिग्मा लगा देंगे और हमारा काम चल जाएगा ना। तो हम कह रहे हैं अगर जो डिफरेंस सेम आ रहे हैं वो हम ये मान के चल रहे हैं कि पीएथ ऑर्डर में आ रहे हैं, जनरलाइज वे में लिखा रहे हैं क्योंकि रूल लिखा रहे हैं वो आपको ना, कि जब डिफरेंस सेम आ रहे होंगे तो उस गिवन सीरीज का जनरल टर्म या nth टर्म मैं कैसे निकालूंगा उसका मैं रूल लिखा रहा हूं आपको, यहाँ लिखे स्टार लगा के। इफ वी गेट सेम डिफरेंसेस, if we get same differences in the pth order, if we get same differences in the pth order, इस पर्टिकुलर सवाल में p की वैल्यू क्या है 2। if we get same differences in the pth order, then the general term लिख लिया ब्रैकेट में, that is to say tn, that is to say tn of the given series, then the general term, आप शायद 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं ना, हाँ क्यों, क्या हो गया था, क्या हो गया था ऐसा? टेलीस्कोप लगा हुआ है मेरे घर में, एक्चुअली मैंने कैमरा लगा रखा है, कौन बच्चा आता है नहीं आता है मैं घर जाके रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ उसकी। हमने कैमरा लगा रखा है हमारे घर में, यहाँ से सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो हम फिर घर पे जाके देख लेते हैं, तभी तो मालूम पड़ता है कौन सा बच्चा आया कौन सा नहीं आया। और बस बात ऐसे तो हो रहा होगा, नहीं हो रहा कैसा, फिर किसे मालूम पड़ जाता है? हाँ अरे ऑब्जर्वेशन, देखा आप बता रहे हैं किसी ऑब्जर्वेशन से आपको पता लग सकता है, आपको पता लग सकता है, आपको तो ये पता लगता है कि होमवर्क कर रखा है नहीं कर रखा है मैंने, तो कितना ध्यान रखते हैं मतलब, देखो आपका ना नहीं रखते ध्यान, कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन होमवर्क करके ला रहा है, मतलब माइंड में आप ही चलते रहते हो, उसका मतलब हमारे ये तो मतलब हुआ, तभी तो याद रहता है, वरना कैसे याद रहेगा, दिमाग में आप ही चलते रहते हो बस, तो ये बच्चा नहीं आया कल से, पता नहीं कल होमवर्क करके लाएगा नहीं लाएगा, ये कल नहीं आया था, वो चलता रहता है दिमाग में, इसलिए याद रहता है मैंने। तो यहाँ लिखो आप, इफ यू गेट सेम डिफरेंसेस इन द pth ऑर्डर, if you get same differences in the pth order, then the general term, that is to the tn of the given series, will be a polynomial, of degree p, will be a polynomial of degree p। उसका जो nth टर्म होगा वो p डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ये जनरलाइज वे में रूल लिखा दिया मैंने, उसका nth टर्म मतलब tn, वो p डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन याद रखने से अपना काम आसान हो जाएगा, रूल याद नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, रूल याद नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन रूल तो याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, उससे अपना टाइम बचेगा ना। तो ये कब लगाएंगे अपन, जब डिफरेंसेस सारे सेम आएंगे ना। तो हमने पता लगा लिया भाई वो पी ऑर्डर में आ गए, यहाँ पी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, यानी इस सीरीज का जनरल टर्म यानी tn एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, है ना, क्योंकि p बराबर 2 है यहाँ पर, तो p डिग्री p का मतलब सेकंड डिग्री हो गया ना, वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। आगे समझ में, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन p बराबर 2, therefore tn will be a polynomial of second degree, ये और लिख दिया आपने समझा के आपको ना। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंस p बराबर 2, जिस ऑर्डर में डिफरेंस हमें सेम मिले हैं उसका ऑर्डर सेकंड है, यानी p बराबर 2 हो गया, therefore the general term will be a polynomial of second degree। इसकी बात कर रहे हैं, मैं tn की बात कर रहे हैं। अगर अब आपसे कहा जाए कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखो, अब आपसे कहा जाए कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखो, तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और आप सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो, ये सब सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल है। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो tn के लिए कर रहे हैं। अब tn में तो n आएगा ना भाई, ये तो x में सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, tn में तो n आएगा, यानी n में सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, therefore let। अब मुझे पता नहीं है कि वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा आने वाला है या ऐसा आने वाला है क्या ऐसा आने वाला है, वो तो मैं निकाल रहा हूँ खुद, उसको हमने ऐसे मान लिया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। ये n वही है जो tn में n होता है, ये वाला n वही है जो tn में n होता है, और ये एबीसी मुझे निकालने पड़ेंगे, इन एबीसी को मैं निकालूंगा। एबीसी कितने अननोन है 3, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें, सिर्फ कैलकुलेट करना है, कहीं कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये, अगर हम चाहते हैं कि ये इस सीरीज का nth टर्म बन जाए, तो इसमें n बराबर 1 रखने पर क्या आना चाहिए 6, 2 रखने पर, 3 रखने पर, बस 3 इक्वेशन आ जाएंगी और उनसे बड़ी आसानी से एबीसी आ जाएगा, बड़ी आसानी से एबीसी आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस आपको।
तो इसमें n बराबर 1 रख दो, देयरफॉर n बराबर 1 रखा, तो t1 बराबर क्या आ गया, a प्लस b प्लस c, और कितना आ गया 6, n बराबर 2 रख दो, तो 4a प्लस 2b, और प्लस c बराबर कितना आ गया बच्चों, सेकेंड टर्म क्या था, n बराबर 3 रख दो, आएगा 9a प्लस 3b, और प्लस c बराबर, अब कितना आ गया, थर्ड टर्म 22 आ गया, ऐसा। और अब यहाँ से एबीसी निकाल लो, और एबीसी निकालने में कोई एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत नहीं है अपने को ना। ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और ये मान लिया इक्वेशन नंबर, बस इनको माइनस करते जाओ, बस आप माइनस करने से काम चल रहा है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो क्या आ गया देखो आप, b 2a 3a प्लस b, 3a प्लस b आया ना, उससे c हट जाएगा, 3a प्लस b बराबर आ गया हमारे पास 7, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, तो उससे कितना आ गया, 5a प्लस b बराबर 9 आ गया, फिर माइनस कर दो, अब फिर माइनस कर दो ना, 5 में से 4 को माइनस कर दो, तो 2a बराबर 2, a इक्वल टू 1 आ गया। तो माइनस करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे अपन, सिर्फ इक्वेशंस को माइनस करना है। और अगर a1 आ गया, तो या तो a बराबर 1 यहाँ रख दो, या a बराबर 1 यहाँ रख दो, व्हाट इज b, c। और c निकालने के लिए a और b को यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, सबसे आसान यहाँ रखना है, यहाँ रख दो, c कितना आ गया, 1 आ गया, therefore c इक्वल टू 1। अब ये abc आ गया तो tn आ गया, इसका मतलब therefore tn इज इक्वल टू, therefore tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये उस सीरीज का एनटम आ गया। अब इस पे विश्वास मत करो, ये सही आया है, इसमें n बराबर 1 रख के देखो क्या आना चाहिए, 6, n बराबर 2 रख के देखो 13 आ रहा है, 13, यानी गलती नहीं की हमने, गलती हो यही मालूम पड़ जाए, क्योंकि इसके आगे अगर गलती करेंगे, यहाँ गलती कर दी होगी तो सम भी गलत आएगा। अब क्या निकालना है अपने को, ऐसा तो सिग्मा लगा दो बस इसमें, तो सिंस एस एन इज इक्वल टू, सिंस एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन, और n बराबर 1 से n बराबर n लिख देंगे, तभी जाके t1 से लेकर tn बनेगा ना, tn हमने निकाल लिया ना, तो n बराबर 1 से लेकर n पर आ गए, क्या जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, सिग्मा को अलग अलग अप्लाई कर दो, ये n स्क्वायर आ गया, 4 हम बाहर निकाल लेंगे, उससे n आ जाएगा, और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर n 1, n बराबर 1 से लेकर n, ये हम जानते ही सब है ना, ये लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये कितना आ गया n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, अब 4 की जगह 4 लिखा हुआ है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, और एक का लिखा हुआ है, तीनों को ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं, पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है ना, तो लॉजिक तो खत्म हो गया, अब आप निकाल सकते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, चाहो तो कॉमन निकाल लो मैक्सिमम, इन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा उसमें n को ऐड कर दो, और सम ऑफ 20 टर्म निकालना हो तो इसमें n बराबर 20 रख दो, सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना हो तो n बराबर 30 रख दो, कर सकते हैं ना। मेन चीज है हमारे पास जनरल टर्म निकालना, उसके बाद तो सिग्मा लगाना है अपने को, और उसके लिए मेथड ऑफ डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या फिर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया था, या फिर हमने अगर ये ऑब्जर्व कर पाते अगर, जो कि हो सकता है कि आसान नहीं होता हमारे लिए, हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या था, 3 स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड टर्म 4 स्क्वायर माइनस 3, थर्ड टर्म 5 स्क्वायर माइनस 3, 6 स्क्वायर माइनस 3, इससे टीएन निकाल सकते थे अपने ना, पर टीएन में -3 तो आएगा ही आएगा, आएगा सही ना। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में 3 है, फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड में क्या है 4, थर्ड में क्या है 5, फोर्थ में क्या है, तो फर्स्ट में 1 ज्यादा है 2 ज्यादा है, सेकंड में 2 ज्यादा है, तो टीएन में क्या होगा n+2, हो गया क्लियर है। और इसको निकाल लो आप तो वही आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n+1, ये टाइम बच जाएगा अपना है ना, अगर सोच पाए तो, लेकिन वो आसान नहीं होता सोचना है ना, कई बार सोच पाते हैं लेकिन कई बार नहीं सोच पाते हैं ना, तो सोच पाएंगे तो फिर टाइम बचेगा नो डाउट, नहीं सोच पाएंगे तो ये सिस्टमेटिक तरीका है हमारे पास निकालने का। लेकिन इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्या डिफरेंस अगर 2 बार में निकालना पड़ता है ना तो दिक्कत आती है, वरना मैं ऐसा, ये रूल भी मैंने लिखाया है आपको, वरना अपन ऐसा भी कर सकते हैं, देखो आप, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास सवाल का आंसर निकाल लिया हमने, सोच के भी निकाल लिया, कैलकुलेट करके भी निकाल लिया, रूल भी लिखा दिया है ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हमने क्या है वो SN मान लिया है ना, 6 + 13 + 22 + 33 और +46,
हमें ये जो सीरीज है इसकी फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है। मैंने मान लिया हमारे पास ये सीरीज है, टी एन तक मान लिया, यहां तक का सम निकालना है। हम क्या लिख रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो भाई डिफरेंस निकाल के करना है। तो हमने क्या करा भाई, इसी सीरीज में से इसको माइनस कर दिया वापस में। हमें टी एन निकालना है। एक बार टी एन आ गया तो हमारा काम चल जाएगा। हमने ऐसे को ऐसे लिख दिया, एस एन इजिकल, दोबारा लिख दिया उसको, लेकिन शिफ्ट करके लिखा, शिफ्ट करके। 6 + 13 +22 33 टी एन -1 + टी एन। माइनस कर दो दोनों को, तो गुनाह तो कर नहीं रहे अपन, माइनस ही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो एस एन में से एन एस माइनस करने में कितना आ गया, 0 आ गया। 6 के नीचे कुछ है नहीं, 6। ये कितना आ गया, 7। ये कितना आ गया, 9। ये कितना आ गया, 11। ये कितना आ गया, 13। अब देखो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ आ गया -TN। समझ रहे हैं, हमें TN ही निकालना है। यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा, लास्ट में आ गया -TN। समझ रहे हैं मेरी बात। अब ध्यान से देखें भाई, यहां से यहां तक टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, n। तो बताओ ये काउंटिंग में कितनी है, n। और अगर वो काउंटिंग में n है तो ये काउंटिंग में कितनी है, n। n उसके नीचे वो लिखा ना, यहां से यहां तक काउंटिंग में n है, ये टर्म इसके नीचे लिखा हुआ है, ये टर्म इसके नीचे लिखा हुआ है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। तो यहां से यहां तक वो भी कितनी है काउंटिंग में, n। उस लास्ट टर्म को हटा दो आप, तो यहां से तक बताओ ये टर्म्स कितनी है काउंटिंग में, n-1। तो क्या ये एपी है, इस एपी की n-1 टर्म का सम निकाल लो, इस एपी की, और टीएन को इंटरचेंज कर लो। टीएन को इधर इंटरचेंज कर लिया, नहीं आया समझ में, टीएन को मैंने इंटरचेंज, तो क्या आ गया, टी एन इजिकल टू 6 तो मैंने अलग कर दिया, प्लस 7 + 9 + 11 + 13 + n-1 टर्म्स। टर्म्स कितनी है, n-1, ताकि मैं भूल नहीं जाऊं। कोई दिक्कत थोड़ी आई काउंट करने में, बड़े आसानी से समझा पा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये एपी की n-1 टर्म का सम निकाल लो बस आप, उससे टीएन आ जाएगा। तो टी एन इजिकल टू 6 प्लस क्या आ गया, n/2, n-1/2, 2 इंटू फर्स्ट सम प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। ये क्लियर हो गया ना, n-1 पर इसको सिंप्लीफाई कर लो यहां से, तो 6 की जगह 6 आ जाएगा, n-1 की जगह n-1, इस 2 को अंदर ले जाओ आप, तो 7 + n-2। वापस वही आ गया। तो ये भी कोई चमत्कार से नहीं आया है ना, इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ा। वो मैंने सिस्टमेटिक रूल लिखा दिया आपको, ताकि ये कोई माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है कि टर्म्स n-1 आ गई है क्या, वरना सिंपली अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, या उस रूल को याद रख लें आप, तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को, क्योंकि कैलकुलेट यहाँ भी करना पड़ रहा है और कैलकुलेट वहां भी करना पड़ रहा है। और अगर दिमाग में आ जाए, वो स्ट्राइक कर जाए, तो भाई ऐसे सोच लिया मैंने फटाफट देखकर, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं मैडम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। 3 + 7 + 13 + 21 + 31। Find the sum of first n terms of the series. पेशेंस रखते हुए आंसर पूरा निकालें, है ना, उससे अच्छा लगेगा आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका।
nth टर्म निकालना है बस, उसके बाद तो आता है हमें ना। एक बार nth टर्म आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर हम आसानी से सिग्मा लगा देंगे और वो फॉर्मूले लगा देंगे ना। हो गया है ना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं इसको, 2² - 1, 2² - 1, 2² - 1, ये बनेगा 2² - 1, 3² - 2, 4² - 3, 5² - 4। लेकिन वो जरूरी नहीं है स्ट्राइक करे, वो कोशिश करें तो स्ट्राइक कर सकता है, या हो सकता है टाइम वेस्ट हो, तो अपन उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, और सिस्टमेटिक तरीका भी अपने पास है ना। तो हमने टीएन निकाल लिया और यहाँ डिफरेंस निकाल लिया, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है अब। ये 4 आ गया, 6 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8, और ये आ रहा है 10। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है ना। अब ना तो ये सब सेम आए और ना ये जीपी के अंदर है, तो एक बार और निकालेंगे। फिर निकाला हम, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर 2 आ गया। क्या सेम आ गया अभी? यस, रुक जाएंगे अभी यहाँ। जरूरी नहीं कि हर बार सेम 2 ही आए, दोनों एग्जाम्पल में हालांकि सेम 2 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेम 2 आया ना। अब कौन से ऑर्डर में आ गया? सेकंड, p बराबर 2 हो गया। therefore जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री p, और p बराबर 2 है तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो an² प्लस bn प्लस c आ गया, और यहां से निकाल सकते हैं भाई a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया, 3। n बराबर 2 रखूंगा तो 4a प्लस 2b प्लस c बराबर कितना आएगा, 7। n बराबर 3 रखूंगा तो 9 है, प्लस का 3b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, 13। और अब यहां से निकाल लूंगा, तो व्हाट इज a, 1, व्हाट इज b, 1, व्हाट इज c, 1। चेक भी कर लिया, therefore tn इज इक्वल टू n² प्लस n प्लस 1। बताऊं निकाल के, कैलकुलेट करके? सिंपली माइनस करना है ना, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, फिर 4 5 में से 4 को माइनस कर दो, क्या आ जाए, पर इसमें सिग्मा लगा दो आप। therefore the required sum, तो since Sn is equal to सिग्मा Tn, और सिग्मा हमारे पास है ही सही ना, n बराबर 1 से लेकर n बराबर n, और Tn क्या है, n² प्लस n प्लस 1, और वो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, और वो कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और वो कितना आ जाएगा n। ऐड भी कर सकते हैं चाहे तो ना, कॉमन ले लें वहां से, कॉमन लेके निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से भी आपने निकाल लिया हो, सोच लिया हो, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो T1 कितना आ गया, T1 आ गया हमारे पास 2² - 1, T2 कितना है, 3² - 2, और T3 कितना है, 4² - 3। तो हम देख सकते हैं T1 के अंदर तो क्या है, Tn लिख दिया हमने, T1 में यहाँ 1 है, T2 में यहाँ 2 है, T3 में तो यहाँ -n आ गया। अब अगर एक है तो 2 का स्क्वायर है, 2 में 3 का स्क्वायर, और 3 में 4 का स्क्वायर, तो n में क्या होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर। इससे फटाफट आ जाएगा वो n² प्लस n प्लस 1। वो ऑब्जर्वेशन माइंड में आ जाएगा तो ये टाइम बच जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर टाइम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पर आते हैं हम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, 5 + 7 + 13 + 31 + 85 plus and so on. Find the sum of first n terms of this series.
अब इसमें डिफरेंस जीपी के अंदर आ गया है ना, तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, मतलब अब रूल चेंज कर लेते हैं अपने इसमें। तो हमने देखा भाई यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया, और यहाँ कितना आ गया, डिफरेंस जीपी के अंदर आ गया ना। रुक जाते हैं, बस यहीं रुक जाएंगे ना। तो अब जनरलाइज रूल में अब जब डिफरेंस जीपी के अंदर आएंगे, जो भी पहले आ जाए मतलब है ना, या तो सेम आ जाए, लेकिन सेम तो नहीं है, लेकिन जीपी आ गई तो रुक जाएंगे अपने। अब जीपी जब आएगी तो उसका डिनर टर्म कैसे निकालेंगे, वो रूल लिख रहे हैं ना। लेकिन इफ यू गेट सेम डिफरेंसेस, if you get a GP, if a GP in the pth order, तो डिफरेंस हमने निकाला है, डिफरेंस में क्या आ गई, जीपी आ गई है ना। इफ यू गेट अ जीपी इन द pth order, if you get a GP in the pth order, then the general term, that is to say Tn of the given series, in the general term that is the Tn of the given series will be, next आंसर लिखेंगे Tn is equal to a into r raised to power n minus 1 plus a polynomial of degree p minus 1 plus a polynomial of degree p minus 1। एक बार लिख लें, तसल्ली से समझाऊंगा सब आपको मैं ना, चिंता मत किया करो आप। अब तक समझ में आया था, ये भी समझ में आएगा, आगे भी समझ में आएगा। तो जब लगेगा जो डिफरेंस हमने निकाले हैं वो डिफरेंस जीपी के अंदर आ गए, तो मान लिया वो जो जीपी में डिफरेंस आए वो पीएथ ऑर्डर में आए, जनरलाइज वे में निकाल लिया, तो उसका जो nth टर्म आएगा गिवन सीरीज का वो ऐसा हो जाएगा। यानी इसमें ध्यान से देखें अपन कि जीपी किसी भी ऑर्डर में आए, यहाँ कहीं पी तो है ही नहीं, या पी तो कहीं है ही नहीं ना, पी का रोल तो बस यहाँ है, वहां तो पी है ही नहीं। इसका मतलब जीपी किसी भी ऑर्डर में आए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर में आए, चाहे वो सेकंड ऑर्डर में आए, चाहे थर्ड ऑर्डर में आए, अगर जीपी आ गई डिफरेंस निकालने पर, अगर वो जीपी के अंदर आ गए, तो जीपी किसी भी ऑर्डर में आई हो, जनरल टर्म के अंदर ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा इसमें एन क्या है, इसमें ये एन क्या है, ये एन वही है जो टीएन में एन होता है, ये तो वो है। ए क्या है भाई, ए वो है जो मुझे निकालना है। आर क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ये जो डिफरेंस निकालने पर ये जो जीपी आई है, इस जीपी का कॉमन रेशियो आर है। लिख लें वेयर आर इज कॉमन रेशियो, वेयर आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जो डिफरेंस निकालने पर जो जीपी आई है, ये उस जीपी का कॉमन रेशियो है। समझ में आ गया बच्चों। अब इस पर्टिकुलर सवाल के लिए लिखते हैं, जनरलाइज वे में लिख दिया अपन ने, यानी ये तो हमेशा आएगा, चाहे जीपी फर्स्ट ऑर्डर में आए तो भी आएगा, सेकंड ऑर्डर में आए तो भी आएगा, थर्ड ऑर्डर में आए तो भी आएगा। अब पी बराबर कितना है यहाँ, 1 है ना, पी बराबर 1 एंड पी इज इक्वल टू 1। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर बराबर तो कितना आ गया, आर बराबर 3 आ गया, और पी बराबर कितना है, 1 है ना। आगे समझ में बच्चों, आर बराबर 3 आ गया और पी बराबर 1 है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर में जीपी आ गई। देयरफॉर टीएन इज इक्वल टू ए आर raised to power n minus 1 plus a polynomial of degree 0, डिग्री 0। और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख के बताओ आप, क्या 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है? यस, वो कांस्टेंट होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो हमें वो कांस्टेंट निकालना पड़ेगा ना। अगर p बराबर 2 आता तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, p बराबर 3 आता तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, p बराबर 1 आया हमारे, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब 0 डिग्री के पॉलिनोमियल का मतलब वो कांस्टेंट हो गया बस एक। अब कांस्टेंट क्या लिखूं, उस कांस्टेंट की जगह क्या लिखूं भाई, ए तो मैंने लिख रखा है, ए के बाद क्या लिख दो, बी लिख दो, अच्छा लगेगा, ए के बाद बी आएगा, है ना। अगर वो p बराबर 2 आया होता तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आता, हमने ए तो लिख लिया यहाँ, तो क्या लिखते हैं उसको, बी एन प्लस सी लिख लेते, बी एन प्लस सी लिख। अगर एन p बराबर 3 आता तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस, क्योंकि हमने ए यूज कर रखा है, हो सकता है वो बी भी ए के बराबर आए, लेकिन जो आएगा बराबर तो देखा जाएगा, हम ये नहीं मान सकते कि वो ए और बी बराबर आएगा। समझ में आ गया बच्चों। Therefore Tn is equal to a into 3 raised to power n minus 1 plus
बी, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर हो गया? अब इसमें रख दो, अब यहाँ ए और बी निकाल लें, तो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए, और अगर ये उस गिवन सीरीज का nth टर्म है तो इसमें n बराबर 1 रखने पर वो आना चाहिए ना, तो n बराबर 1 रख दिया भाई मैंने, तो कितना आ गया a प्लस बी, कितना आना चाहिए 5, फर्स्ट टर्म 5 था ना उसका, n बराबर 2 रख दो आप, सेकंड टर्म कितना आना चाहिए, हाँ 7 आ गया, अब दोनों को माइनस करो, 2 इक्वेशन आ गए, दोनों को माइनस करने से कितना आ गया 2a बराबर, a बराबर 1 बड़े b बराबर 4, therefore Tn is equal to 3 raised to power n minus 1 और प्लस 4, और इस पे विश्वास मत रखो, हाथों हाथ चेक कर लो क्या हमने सही कैलकुलेट किया है। n बराबर 1 पर कितना आना चाहिए 5 आ रहा है, देखो n बराबर 2 पर कितना आना चाहिए 7 आ रहा है, यानी सही है, मतलब सिग्मा लगा दो उसमें, समझ आएगा ना। हम तो टर्म निकालना सीख रहे हैं, मेथड डिफरेंस से एक बार टर्म आ गई तो सिग्मा लगा दो बस उसके अंदर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंस एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन, और n बराबर 1 से लेकर n बराबर 1 तक आ गया, तो सिग्मा की जगह सिग्मा लिखा हुआ है और टी एन की जगह टी एन लिख दो आप, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 4, सिग्मा यहाँ भी लगा दूंगा और वहां भी लगा दूंगा, तो सिग्मा पहले मैंने यहाँ लगा दिया और प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ये 4 आ गया। नाउ व्हाट इज दिस 4n, और ये की जीपी बन जाएगी ना, इसमें n की जगह 1 रख दिया मैंने, n की जगह 2 रखा, n की जगह 3 रख दिया और n की जगह n रख दी, और ये 4n हो गया, अब ये जीपी बन गई, जीपी का सम निकाल लो, है ना, ए आर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1, ऐसा आ जाएगा, और वो कितना आ गया 4n आ गया, 1/2 3 रेज़ टू पावर n प्लस 4n। इसको भी चेक कर सकते हैं ये सही आया नहीं आया, इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर ये उस सीरीज की फर्स्ट n टर्म का समय, तो इसमें n बराबर 1 रखने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, n बराबर 1 रख के देखो, उसमें 5 आना चाहिए, आ रहा है, n बराबर 2 रख के देखो क्या आना चाहिए 12, रख के देखो n बराबर 2, n बराबर 2 रख के देखो, 9 माइनस 1 से कितना आ गया 8, 8 से 4 आ गया, और 4 से उधर कितना आ गया, उधर भी 8 आ गया, 12 हो गया, मतलब आ गया ना, सही है या नहीं, ये भी सही है, ये भी अपन चेक कर सकते हैं चाहे तो। जब भी जीपी आएगी तो जीपी किसी भी ऑर्डर में आया उसमें a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1 तो आएगा ही आएगा, और साथ में p-1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल भी आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, 9 प्लस 16 प्लस 29 प्लस 54 प्लस 103, नाइन प्लस 16 प्लस 29 प्लस 54 प्लस 103, और तीनों चारों बच्चे नहीं आ रहे उस दिन के बाद, क्या बात है, पीछे बैठते हैं ना वो, मैंने यहाँ बुलाया था हमको, जिनके बाद आना ही बंद कर दिया उन्होंने, डांटना बंद कर दे, मतलब आप डांटे नहीं, उन्होंने आना ही बंद कर दिया क्लास में। कहाँ है वो, जानता है कोई उनको, कोई नहीं जानता उनको, जानते हो सामने रहते हैं वो हॉस्टल में, आते नहीं है फिर भी क्लास में, क्या बात, बैच चेंज करा लिया उन्होंने, और करने में टीचर को चेंज नहीं करा सके तो बैच चेंज करा लिया, है ना, टीचर को चेंज करा देते हैं। कितनी गंदी बात है लेकिन ये ना, अपन घर बार छोड़ के हॉस्टल में रहते हैं, माता पिता का इतना खर्चा करते हैं, टीचर ने भी सही बात पे डांटा है उनको ना, होमवर्क ही करके नहीं ला रहे वो, बैच चेंज करवा लिया अपना, इतनी गंदी बात है, सभी को धोखा दे रहे हैं मतलब हम,
टीचर को धोखा दे रहे हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। आए पढ़ने अपन है ना, हम लोग पढ़ाने में लगे रहते हैं आपको। हो गया, सेकंड ऑर्डर में जीपी आएगी इसमें ना, तो कोई बात नहीं, आएगी तो देखे जाएगा ना। ये 7 आ गया ना, इससे 7, ये कितना आएगा 13, ये कितना आ रहा है 25, और ये कितना आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है ना ये पहली बार निकाला है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब क्या है, सब सेम आ रहे हैं, क्या जीबी में आ गए, आगे निकालेंगे अपन। सेम आ जाते तो रुक जाते हैं, जीपी आ रही होगी तब बताओ सेम कब आएंगे पहली बार में, पहली बार में सेम कब आएंगे जब एपी होगी। और अगर अगर एपी हुई तो पहली बार में सेम आएंगे, और अगर पहली बार में सेम आएंगे तो जलन टर्म क्या होगा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, और हम जानते हैं एपी का जो जलन टर्म होता है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ही होता है वो। अब हमने फिर निकाला सेम, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया, तो क्या जीबी में आ गए, यस सेकेंड ऑर्डर में जीपी आ गई आपके पास। तो एक तो मैं जीपी का कॉमन रेशियो चाहिए, आर बराबर कितना हो गया 2, और पी बराबर कितना हो गया 2, सेकेंड ऑर्डर में जीपी आ गई। therefore tn is equal to a r n minus 1 plus a polynomial of degree p minus 1, डिग्री p minus 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। मतलब बिल्कुल इतना साफ साफ लिख दिया, मतलब दोबारा मैंने रूल भी लिखा दिया, फिर ऐसे लिख भी दिया अपन, आर निकाल लिया, पी निकाल लिया, पर अब रख दो यहाँ पर। देखो tn इज इक्वल टू, वो एक ही जगह ए आ गया 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 आ गया, प्लस अब कितना आ गया हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो बी एन प्लस सी, क्योंकि ए तो लिख रखा है ना अपन ने यहाँ, इसलिए अपन ए एन प्लस बी नहीं लिख सकते उसको। हमें नहीं बोल सकते कि ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट सेम आएगा, आना होगा तो आ जाएगा अपने आप, अपन मना भी नहीं कर रहे कि नहीं आएगा, लेकिन हम ए का यूज नहीं कर सकते आगे ना, इसलिए बी एन प्लस सी लिख दिया हमने। ठीक है ना, आपको लगे भाई यहाँ बी लिखूंगा सर मैं, तो मैं यहाँ ए एन प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, लिख सकते हैं अपन। अब बस अब यहाँ निकाल लो अपन, अब एबीसी निकालना है तो एन बराबर 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा ए प्लस, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 9 है ना, अब एन बराबर 2 रख दो, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस, और इससे कितना आ जाएगा 16, एन बराबर 3 रख दो आपकी बार में, तो उससे कितना आ रहा है 4a प्लस 3b प्लस c, और ये कितना आएगा 29 आ जाएगा। और अब यहाँ से माइनस करते जाओ 2 बार में, तो 2 इक्वेशन आएंगी फिर माइनस कर देंगे, व्हाट ये 6, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू, और c इज इक्वल टू 2, therefore tn इज इक्वल टू, निकाल सकते हैं ना, मैं निकाल के बताऊं, सिंपली माइनस करना है अपने को किया, तो बस tn इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, b इज इक्वल टू 1 आ गया तो n आ गया, और c बराबर 2 आ गया, पर इसमें सिग्मा लगा देंगे ना, तो एक बार तो जीबी बन जाएगी, एक बार सिग्मा n बन जाएगा, और एक बार 2n बन जाएगा, है ना। बस therefore since sn is equal to, लिख भी दिया since sn is equal to sigma tn, और हम चाहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म बन जाता है, ऐसा आ जाएगा, तो सिग्मा की जगह सिग्मा लगा दी हमने, और ये कितना आ गया tn कितना आ गया 6 इंटू 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ से जीबी बन जाएगी 6 a इंटू आर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो जीपी का काम पूरा हो गया। क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और वो कितना आ जाएगा, और 2n आ जाएगा, सही है ना, अलग अलग लगा देंगे, तो ये ऐसे अपन सम निकाल सकते हैं ना, और ऐसे इनको निकाला जा सकता है ना। देखिए नेक्स्ट लिखे, अब लास्ट तरीका पढ़ रहे हैं, टाइप 3 पर आ रहे हैं अपन, सम निकालने का ये लास्ट एंड अल्टीमेट तरीका हमारे पास है, उसके बाद तो फिर सम एक एक टर्म करके जोड़ना ही पड़ेगा अपने को, फिर तो एक एक करके जोड़ना, वो तो अल्टीमेट तरीका है, तो एक एक टर्म को जोड़ दो आप, उसमें तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो टाइप 3 पर आ गए ना,
तो एपी का सम निकाल सकते हैं, जीपी का सम निकाल सकते हैं, एजीपी का निकाल सकते हैं ना। जीपी के साथ में एपी नहीं हो तो उनका डिफरेंस एपी में हो जाए, जीपी में हो जाए, डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आ जाए या जीपी में आ जाए तो भी सम निकाल सकते हैं। पांचवा तरीका, जनरल टर्म हो सिग्मा लगा लो। छठा तरीका, जनरल टर्म नहीं हो या तो ऑब्जर्वेशन से निकाल लो या मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल लो। अब सातवें तरीके पर आ गए अपन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अपने पास सम निकालने के लिए, ठीक है ना। अलग अलग तरीके सीख लिए हमने। देखो अब समटाइम्स टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, ऐसे फिंगर पे काउंट करते रहा करो। मैं कितनी बार काउंट कर चुका आपके सामने, कितनी बार बोलता हूँ मैंने, है ना। गले में भले तकलीफ है मेरे, फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे 100% देके जाना पड़ेगा, वरना अब तक जो किया है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप भी जो कर रहे हैं वो 100% करा करो। आप 100% देना चाहिए अपना ना, जितना अपन दे सकते हैं। अपने को लगना नहीं चाहिए मैं 100% से कम दे रहा हूँ। चाहे अपना जो भी काम है, आपका काम पढ़ने का है तो आप उसमें 100% दो, हमारा काम पढ़ाने का है तो हम उसमें 100% देंगे, वरना नुकसान अपने लोगों को ही आएगा। तो लिखें समटाइम्स टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, समटाइम्स टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स of a given series, n terms of a given series, we have to split, we have to split, we have to split, we have to split its nth term, we have to split its nth term as a difference of two terms, as a difference of two terms. Sometimes to find the sum of first n terms of a series, we have to split its nth term as a difference of two terms. ये लास्ट एंड अल्टीमेट तरीका होता है, जो कई सवाल आप 9th-10th में इस तरीके का यूज करके निकालते भी हैं। कई सवाल आप इस तरह से निकालते भी हैं। उसको पढ़ा अपन अब रहे हैं हेडिंग डाल के, लेकिन वो एक जनरल तरीका होता है सम निकालने का। जैसे हमने देखा ना भाई, एपी का सम कैसे निकाला था हमने, उस बच्चे ने कुछ ही नहीं करा, बस वो लास्ट सम को फर्स्ट सम कर दिया, फर्स्ट को लास्ट कर दिया। वो भी तो एक तरीका हुआ ना, उससे हमने एपी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। जीपी में क्या करा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा, शिफ्ट करके माइनस कर दिया। उसी लॉजिक का इस्तेमाल कहाँ करा अपन, एजीबी के अंदर कर लिया है। तो ये अलग अलग लॉजिक है सम निकालने। ये लास्ट एंड अल्टीमेट लॉजिक है। जब आपको लगता है कि अब तक जो तरीका पढ़ाया गया है वो सब फेल हो गए, तो फिर ये लास्ट तरीका बचता है सम निकालने का, जो मैथमेटिकली अपन निकाल सकते हैं। जिसे इस तरीके का आप इस्तेमाल करके भी आए, कैसे, जैसे पहले एग्जाम्पल आपसे कहा जाए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। आता है निकालना आपको? तो ये जो लॉजिक लगाते हैं ना, वही तो लॉजिक लगाया आपने जो मैंने लिखाया है अभी आपको। आपने वही लॉजिक लगाया है इसमें जो मैंने लिखाया है। भाई एक तरीका था भाई फर्स्ट सम निकाल लो, इसको भी निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालो, सबको जोड़ दो। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 99 टर्म का सम निकालना है ना। कैसे निकालेंगे? हमने रेशनलाइज कर दिया, और रेशनलाइज करने से क्या आ रहा है, हमने हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू में एक्सप्रेस कर दिया, ताकि जब ऐड करने लगे तो टर्म्स कटती गई और हमारा काम चल गया। ये लॉजिक लगा रहे हैं अपन। ये लास्ट एंड अल्टीमेट लॉजिक है हमारे पास, जो हम शुरुआत में आप इस्तेमाल करना भी जानते हैं। अब जैसे T1 देखो आप, T1 क्या लिखा हुआ है? T1 लिखा हुआ है 1/√2+1। T2 क्या लिखा हुआ है? 1/√3+√2। मैंने उसको ऐसे लिख दिया। T3 क्या लिखा हुआ है? 1/√4+√3। और हमें निकालना है सम 99 टर्म तक। तो व्हाट इज T99? भाई हम 3 में 4 आ रहा है, 2 में 3 आ रहा है, 1 में 2 99 में क्या आएगा? 99 में ऐसा आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कैसे करूं? रेशनलाइज कर दूं मैंने, तो मैंने रेशनलाइज कर दिया। क्या करूं? √2-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ गया? √2-1। ये कितना आ गया? √3-√2। ये कितना आ गया? √4-√3। और ये कितना आ गया? √100-99। अब इन सबको मुझे ऐड करना है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। व्हाट इज द आंसर? 9 इज द आंसर। ये तो लॉजिक लगाया मैंने। हम क्या कर रहे हैं, हम जरूर नहीं, हम ऐसा भी कर सकते थे। हमने यहाँ क्या किया, ईच एंड इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक किया। हम ऐसा भी कर सकते थे, इसका जनरल टर्म लिख लेते और उसको स्प्लिट कर देते, फिर उसमें n = 1 जैसे जनरल टर्म लिखना चाहूँ, मान लो मैं इसका, अगर मैं इसका Tn लिखना चाहूँ, इसका Tn क्या है? 1/√n+1 और +√n। आ गया बच्चों समझ में?
अब मुझसे ये कहा जाए भाई सम निकालो, जिस सीरीज का nth टर्म है उसका सम ऑफ n टर्म निकालो, तो मैं निकाल नहीं, सिग्मा लगा ही नहीं सकता इसमें। सिग्मा लगा तो दूंगा लेकिन मैं उन फॉर्मुलों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ा आपको, आपको अपने आप आ गया भाई रैशनलाइज कर दो, और इसको रैशनलाइज कर दिया। और रैशनलाइज करने से कितना आ गया, रैशनलाइज करने से ऐसा आ गया। अब हमने जो किया था ना यहाँ पर, हमने ईच एंड एवरी टर्म को लिखा, या हमने जनरलाइज कर दिया। अब यहाँ से निकालो, हमें क्या निकालना है, टी1 से लेकर टी एन निकालना है मान लो। तो टी1 कितना हो गया भाई, n बराबर 1 रख दो, ये टी1 आ गया। टी2 कितना आ गया, n बराबर 2 रख दो। आ गया मेरी बात समझ में? तो ऐसे हमने सबको लिखने की जगह जनरलाइज कर दिया, यानी उस सीरीज की nth टर्म को स्प्लिट कर दो डिफरेंस ऑफ टू में। डिफरेंस में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, ताकि ऐड करने से टर्म कटती जाएंगी और हमारा काम चल जाएगा, बड़ी आसानी से सम निकल रहा है। तो ये लास्ट एंड अल्टीमेट लॉजिक होता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसका यूज करके अपन सम निकाल सकते हैं। अब लिखो आप, इसमें दो तरह की वैरायटी डिस्कस करेंगे अपन। इसमें फर्स्ट लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, to find the sum of first n terms of a series, to find the sum of first n terms of a series, to find the sum of first n terms of a series, each term of which, to find the sum of first n terms of a series, each term of which consists of product of। लिखते वक्त समझते भी जाएंगे लिखवा क्या रहे हैं, सर क्यों गलत बात तो नहीं लिखवा रहे, है ना, ये ध्यान भी रखना है। यानी लिखते वक्त दिमाग चलना चाहिए, सर क्या लिखवा रहे हैं। ईच टर्म ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी, ईच टर्म ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर स्मॉल आर फैक्टर्स in AP, each term of which consists of product of R factors in AP, and the first factor of the several terms, and the first factor of the several terms will be in the same AP, and the first factor of the several terms are in the same AP, and the first factor of the several terms are in the same AP। मैं सब समझा दूंगा अभी आपको जो मैंने लिखा है। तो ये मैंने हेडिंग, हम जिस तरह की सीरीज की बात कर रहे हैं, जो भी मैं एग्जांपल लिखाऊंगा अभी आप, उस सीरीज का हर टर्म प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा होगा, और वो जो आर फैक्टर्स होंगे वो किस में होंगे, एपी के अंदर होंगे। एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सेवरल टर्म्स, यानी अलग अलग टर्म्स के जो फर्स्ट फैक्टर होंगे वो सेम एपी के अंदर होंगे। सेम एपी का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। एक सवाल लिखो आप, उससे समझ में आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट एग्जांपल है 1 into 2, 1 into 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस एंड सो ऑन। फर्स्ट एग्जांपल तो ये है। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस एंड सो ऑन। थर्ड वन इज 1 into 2 into 3 into 4 प्लस 2 into 3 into 4 into 5 प्लस 3 into 4 into 5 into 6। फोर्थ एग्जाम्पल 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9, 5th 1 3 5, 3 5 7, 5 7 9, 2 into 5, 5 into 8, 8 into 11। बस अब बहुत है। आप भी सोच रहे हो कितने लिखाएंगे, है ना? सब मैं जानता हूं क्या सोचते हो आप, क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में। अब जितनी भी सीरीज लिखाई है ना मैंने,
ये सब उस रूल को फॉलो कर रही है। और वहां मैंने लिखा है आर फैक्टर। आर का मतलब वो जनरलाइज वे में लिखा है। आर या तो दो फैक्टर हो सकते हैं, भाई एक फैक्टर तो कोई होता ही नहीं है। भाई अगर एक होगा तो एक फैक्टर बोलने की क्या जरूरत है फिर? या तो आर दो होगा, दो फैक्टर होंगे, या तीन फैक्टर होंगे, या चार फैक्टर होंगे। तो दो वाला भी एग्जाम्पल है, तीन वाला भी है, चार वाला भी। और मैंने क्या लिखा है, ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर से बना हुआ है। और इन एपी का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स हैं इनके डिफरेंस सेम आ रहे हैं ना। मैंने बोला ना आर फैक्टर्स इन एपी, मतलब वो जो फैक्टर्स है उनका डिफरेंस सेम आ रहा है ना। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, वन वन वन। एंड एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सेवरल टर्म्स आर इन द सेम एपी। इस सेम एपी का मतलब है कि जो हर अलग अलग टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर है उनका डिफरेंस भी वही है जो उन फैक्टर्स का डिफरेंस था। इन फैक्टर का डिफरेंस क्या है, वन। और सेवरल टर्म्स के जो फर्स्ट फैक्टर हैं उनका डिफरेंस भी क्या है, वही है जो फैक्टर्स का डिफरेंस था। आ रहा है समझ में? यही मैंने लिखा है, ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स इन एपी। क्या इनके इन फैक्टर्स का डिफरेंस सेम है? एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सेवरल टर्म्स आर इन द सेम एपी। इन फर्स्ट फैक्टर का भी डिफरेंस वही है जो उन फैक्टर्स का डिफरेंस था। यहां भी देख सकते हैं, वही आ रहा है। यहां देखो आप, ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। एपी के अंदर मतलब फैक्टर का डिफरेंस सेम आ रहा है। एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सेवरल टर्म्स आर इन द सेम एपी, मतलब जो डिफरेंस फैक्टर्स का आ रहा था वही इनका डिफरेंस आता है। यहां देख सकते हैं आप चाहें तो, ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सेवरल टर्म्स आर इन द सेम एपी। फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंस भी वही आ रहा है जो इन फैक्टर्स का डिफरेंस था। अब इनका सम निकालना है। क्या क्लास है क्या आप किसके बाद? थोड़ा बहुत 5-10 मिनट पढ़ लेते हैं अपने ना। तो इसमें क्या है, हमें एक तो हम ये वाला एग्जाम्पल कर लेंगे, एक हम ये वाला एग्जाम्पल कर लेंगे, और एक हम ये वाला एग्जाम्पल कर लेंगे, ताकि चाहे दो वाला भी हो जाएगा, तीन वाला भी हो जाएगा, और चार वाला भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं पहले अपने। तो क्या करेंगे, पहले हम एनएट टर्म लिखेंगे, है ना, एनएट टर्म लिखेंगे। और एनएट टर्म लिखने के बाद सवाल को करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पहले सवाल कर रहे हैं, फर्स्ट वाला है ना, आपने लिख लिया हो, फर्स्ट को दोबारा लिख लिया मैंने, 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 एंड प्लस एंड सो। हम इस सीरीज की फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल रहे हैं। अब हम पहले इसका क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे ना इसका। अब ध्यान से देखो आप, हर टर्म के अंदर कितने फैक्टर हैं, दो। तो nth टर्म में भी कितने फैक्टर होंगे, दो। तो मुझे पहले nth टर्म का फर्स्ट फैक्टर निकालूंगा मैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, हर टर्म का फर्स्ट फैक्टर पे फोकस करूंगा बस। हर इंडिविजुअल टर्म के फर्स्ट फैक्टर पर ही मैं फोकस करूंगा। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर क्या है, सेकंड का फर्स्ट फैक्टर, थर्ड का फर्स्ट फैक्टर, 10th का फर्स्ट फैक्टर, n का फर्स्ट फैक्टर, n। आगे भैया ना, जो भी फर्स्ट फैक्टर है उसमें एक जोड़ दो, जो भी फर्स्ट फैक्टर है उसमें एक जोड़ दो, जो भी फर्स्ट फैक्टर है उसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। और इस पे विश्वास मत करो, इसमें n = 1 रख के देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट टर्म 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, ये जरूर चेक करो आप। कई बार अपन गलत फहमी में रहते हैं, हम सोचते हैं हमने सही लिखा है, हाथों हाथ उसको चेक कर लो और चेक करके आगे बढ़ो। आगे समझ में? अब हमें क्या करना है, उस सीरीज की फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है। और यहां सम निकालने के लिए अगर मैं इस nth टर्म को स्प्लिट नहीं भी करूंगा तो भी कोई बात नहीं, मैं सिग्मा लगा के निकाल सकता हूं। अभी भी बच सकते हैं अपन, अभी भी स्प्लिट नहीं करें तो काम चल जाएगा। हम स्प्लिट करना भी सिखाएंगे आपको ना, क्योंकि स्प्लिट करना क्या थर्ड वाले एग्जाम्पल में काम आएगा। लेकिन थर्ड वाले एग्जाम्पल में कितने फैक्टर हैं, 4। और अगर मैं वहां सिग्मा लगाऊंगा तो क्या आएगा, सिग्मा n की पावर 4। और उसके लिए भी मैंने तैयारी कर रखी है, हमने सिग्मा n की पावर 4 का भी फॉर्मूला लिखा रखा है। आप उसको रट लो आप, बड़े मत करो स्प्लिट, कोई दिक्कत नहीं, तो भी काम चल जाएगा हमारा ना। तो तैयारी सारी कर रखी है अपन ने ना, दिक्कत नहीं। लेकिन अपन समझ भी सकते हैं चाहे तो यहाँ अपन सिग्मा लगा के निकाल सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया ना, फर्स्ट मेथड ये हो गया, सिंस Sn = सिग्मा Tn, n = 1 से n = n लिख देंगे ना। और ये कितना आ जाएगा, सिग्मा n = 1 से लेकर n = n। और ये कितना आ गया, n × n+1 आ गया। और हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं सिग्मा n² n = 1 से लेकर n = n प्लस सिग्मा n = 1 से लेकर n = n। हम जानते हैं n × n+1 × n+2
अपॉन 3 आ जाएगा ऐड करने पर। इसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, कॉमन ले लूंगा और ऐड करने पर ही आ जाएगा ना। निकाल सकते हैं वो तो आप, है ना। बेल बजने के बाद बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है। हाँ मैंने अक्सर देखा है ऐसा ना। शुरुआत में आते हैं ना अपन, समझने में दिक्कत आती है, मतलब बच्चा मतलब समझने एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन एक बार घंटी बजती है और बच्चे का दिमाग बहुत तेज चलने लग जाता है, हर चीज में हाँ बढ़ने लग जाता है वो। हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। पता नहीं क्या चमत्कार है घंटी में ना। इसका हर 10 मिनट में घंटी बजानी चाहिए, इसका मतलब नहीं, ताकि घंटी बजती रहे और आपके दिमाग की घंटी बजती रहे और आपका दिमाग तेज दौड़ता रहे। जादू है ना घंटी में, सही बोल रहा हूँ मैं। घंटी बजी और बस हर चीज बहुत जल्दी जल्दी समझ में आती है ना, है ना, सही लॉजिक है ना एकदम। तो ये अल्टीमेटली ऐड करने पर ही आ जाएगा हमारे पास में। अब हम निकालते हैं, मान लो स्प्लिट करना हो, हालांकि कोई इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है अपने को, स्प्लिट करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ना, सिर्फ एक एग्जांपल में ही, क्योंकि हम सिग्मा एन क्यूब तक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं ना। सिग्मा एन की पावर 4 का फॉर्मूला किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो हम लोगों ने बना लिया ताकि डिराइव कर लिया, उसको लिखवा दिया ताकि विशेष परिस्थिति आए, कोई दिक्कत आए, स्प्लिट करने में परेशानी हो, उस फॉर्मूले को लगा दो आप, किसी न किसी तरह से अपन आंसर तो निकाल के देख सकते हैं। आप स्प्लिट करना भी सीख सकते हैं अपन यहीं से चाहें तो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी सीख लेते हैं अपन स्प्लिट करना, है ना। यानी यहाँ भी अपने पास तरीका है, अभी भी स्प्लिट नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा अपना। अब देखते हैं, सिंस टी एन क्या है हमारे पास, एन इंटू एन प्लस वन। अब हमें इसको स्प्लिट करना है डिफरेंस ऑफ टू में। कैसे करेंगे ध्यान से देखो आप। हमें इसमें कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। ये छोटा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है। इन फैक्टर में डिफरेंस क्या है, यानी एक फैक्टर के बाद मुझे नेक्स्ट फैक्टर कैसे मिल रहा है, एक जोड़ने पर मिल रहा है, ये हम ध्यान से देख रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं इसको डिफरेंस ऑफ टू में लिखने के लिए, जो भी ये लिखा हुआ है इसको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं मैं, और मैं इसको डिफरेंस ऑफ टू में लाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए लॉजिक हमारे पास ये है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, छोटा वाला फैक्टर मैं पहले लिखूंगा, उससे बड़ा वाला बाद में लिखूंगा, और कोई बड़ा होगा तो उसको बाद में लिखूंगा, और कोई बड़ा होगा तो उसको बाद में लिखूंगा। छोटे वाले को पहले और सबसे बड़े वाले को बाद में लिखेंगे अपने। अब जितने भी फैक्टर ये हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, ये वाला। सबसे छोटा कौन सा है, तो एक तो हम सबसे बड़े ग्रेटेस्ट वाले के आगे वाला लिखेंगे और एक लीस्ट वाले के पहले वाला। एक हम ग्रेटेस्ट के आगे वाला और एक लीस्ट के पहले वाला। अब ग्रेटेस्ट के आगे वाला कैसे लिखूंगा मैं, एक जोड़ दूंगा उसमें, एक जोड़, एक ही क्यों जोड़ा, दो क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि इनका डिफरेंस ही एक एक है। अगर इनका डिफरेंस दो दो का होता तो ग्रेटेस्ट के आगे वाला लिखने के लिए मैं 2 जोड़ता और लीस्ट के पहले वाला लिखने के लिए 2 कम करता, 2 कम करता। लेकिन चूंकि इनका डिफरेंस ही क्या है, 1 1 का है ना, इससे ग्रेटेस्ट के आगे वाला लिखने के लिए भी मैं 1 जोड़ूंगा और लीस्ट के पहले वाला लिखने के लिए भी मैं 1 कम करूंगा। तो हमने एक फैक्टर लिख दिया ग्रेटेस्ट के आगे वाला, ये ग्रेटेस्ट के आगे वाला हो गया। एक लिखो लीस्ट के पहले वाला और इनको माइनस कर दो। एक ग्रेटेस्ट के आगे वाला लिखा, एक लीस्ट के पहले वाला। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ था, n इंटू एन प्लस वन। अच्छा बताओ ये क्या लिखा हुआ है, एक बार में आंसर नहीं बताया ना आपने, पहले आपने बोला 1, फिर मैंने आंखें दिखाई, फिर आपने बोला सर 3। तो आंखें दिखाने से बोलोगे मतलब आंसर, पहली बार में सही नहीं बोलोगे आप, है ना। पहली बार में जो मन में आता है वो बोल देते हैं अपन, फिर मैं गुस्सा करता हूँ तो फिर आपको लगता है कि सर गुस्सा कर रहे हैं, फिर आप सही निकालते हो आंसर। तो कई बार बिना गुस्सा करे भी निकाल लिया करो आप। ये कितना लिखा हुआ है, यानी ये क्या लिखा हुआ है, 3n इंटू एन प्लस वन, जबकि हमें क्या चाहिए 1/3। तो इस 3 से 3 कट जाएगा और क्या लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन अभी भी क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस वन ही लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना हमें, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है एक उसके आगे वाला लिखना है और एक लीस्ट फैक्टर के पहले वाला, और आगे वाला लिखने के लिए या पहले वाला लिखने के लिए मैं उतना ही जोड़ूंगा या उतना ही कम करूंगा जितना उन फैक्टर्स का डिफरेंस है, जितना उन फैक्टर का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस एक एक होगा तो एक जोड़ूंगा और एक कम करूंगा, डिफरेंस दो दो का आ रहा होगा तो 2 जोड़ूंगा 2 कम करूंगा, डिफरेंस 3 3 का आ रहा होगा तो 3 जोड़ूंगा और 3 कम करूंगा। क्लियर हो गया, यानी ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली n इंटू एन प्लस वन अपॉन n इंटू एन प्लस वन ही लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे लिख दो आप, टी एन इज इक्वल टू, लिख दिया मैंने 1/3, क्या आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, माइनस छोटा वाला फैक्टर पहले लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। स्टिल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है,
n इंटू n प्लस वन। अरे वही तो लिखा हुआ है भाई, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस थोड़ी है भाई। छोटा वाला फैक्टर पहले लिख रखा है, बड़ा वाला बाद में, उससे बड़ा वाला बाद में। सबसे छोटा कौन सा था? n माइनस वन, उसको पहले लिख दिया, फिर बाद में n को लिखा, फिर n प्लस वन को लिख दिया। अब बस इसमें हम क्या करना है, स्प्लिट कर दिया इसको डिफरेंस ऑफ टू में। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो इसमें n की जगह वन रख दो, ये n की जगह वन रख दो इसमें, ये मैंने n की जगह वन रख दिया। वन बाई थ्री की जगह वन बाई थ्री आ गया, n की जगह वन रखने से कितना आ गया, वन टू थ्री, ये n बराबर वन रखने से आ गया। यानी उस गिवन सीरीज का फर्स्ट सम है। देखो ध्यान से देखो, उस गिवन सीरीज का फर्स्ट सम क्या है, वन इंटू टू। देखो ये वन इंटू टू लिखा हुआ है क्या? यस। अब n बराबर टू रख दो उसमें, वन बाई थ्री, n बराबर टू पर क्या आएगा, टू थ्री फोर, और ये कितना आ जाएगा, वन टू थ्री। टर्म कटना स्टार्ट हो गई, टर्म कटना स्टार्ट हो गई। इतनी सफिशिएंट टर्म लिखते हैं हम, जब तक हमें मालूम नहीं पड़ जाए, तब तक इतनी सफिशिएंट टर्म लिखते हैं कि मालूम पड़ जाना ये टर्म ऐसे कट रही है ना। अब n बराबर तीन रखा मैंने, तो n बराबर तीन से कितना आ गया, थ्री फोर फाइव, माइनस अब कितना आ जाएगा, टू थ्री फोर आ जाएगा। मालूम पड़ गया भाई, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। एक और लिख दो चाहो तो n बराबर चार से कितना आएगा, फोर फाइव सिक्स, और ये कितना आ जाएगा, थ्री फोर फाइव। कहां तक ऐड करना है अपने को, टी एन तक ऐड करना है, बस टी एन तक लिख दो उसमें, सिंस टी एन इज इक्वल टू, ऐसा आ गया। बस इन सबको ऐड करना है, और इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा, तो जब इनको ऐड करने लगूंगा तो वन बाई थ्री तो कॉमन आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमें ऐड यहीं तक करना है, तो इसके बाद तो कोई टर्म है नहीं, इसके जस्ट पहले जो टर्म आएगी उसमें यहाँ जो लिखा होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया क्लियर? देयरफॉर देयरफॉर टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन इज इक्वल टू वन बाई थ्री। तो बाहर चल रहा है, एक तो ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ, और एक ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली ये तो क्या है, जीरो है ना। तो ये आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज एस एन। इस सिग्मा से भी निकाल लिया हमने, ऐसे भी निकाल लिया, ठीक है ना। बाकी आप करके लाना तीनों में, वो जो एक तीन वाला और एक चार वाला करके लाना, फिर मैं बता दूंगा वरना, है ना। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर लिखना है ना। चार वाले में सिग्मा लगा सकते हैं हम चाहे तो, या वो सिग्मा एन की पावर चार का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वरना स्प्लिट करना भी मैंने सिखा दिया आपको, समझ में आया है? नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं फिर अपने होमवर्क। हाँ बताऊंगा ना, होमवर्क तो ऐसा हो नहीं सकता कि देना भूल जाए, हो सकता है ऐसा? अभी तक तो नहीं हुआ शायद, है ना, तो आगे भी नहीं होगा। तो शीट में लिखें पहले, सीक्वेंस की शीट है ना, उसमें एक्सरसाइज वन पार्ट वन। कल है क्या हमारी क्लास? अच्छा, तो पार्ट वन में लिखे हम ई टू करना है अपने को ना, ई टू करना है। इसके बाद हम आ गए पार्ट टू में, एक्सरसाइज वन का पार्ट टू। एक्सरसाइज टू के पार्ट वन में देखते हैं ना। हाँ एक्सरसाइज वन है ना, तो ये शायद फोर बचा हुआ है इसमें ना।
डीवीबी कहां तक कर ली हमने? 18 तक पूरी हो गई सारी, बीच में जो छुट्टी होती सब पूरी हो गई ना। तो B1 वाला मॉड्यूल नहीं है क्या आपके पास? बी वाला मॉड्यूल मिल गया होगा ना आपको? बी वाला है किसी के पास अभी? होगा किसी के पास, होगा, देखो ढूंढो आप, देखो किसी न किसी के पास जरूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है पूरा। देखो आप 100% किसी न किसी के पास निकलेगा, 100%। ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा कोई? अच्छा ये कोशिश कर रहे हैं। मिल गया ना, देखा मैंने कहा था ना, देखा कॉन्फिडेंस, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस है। टिक्नोमेट्री के सवाल है लेकिन इसमें ना, सवाल इसमें टिक्नोमेट्री के हैं। चलो क्वालिटी के देता हूँ फिर मैं एक दो ना। इसमें तो क्या है, एक टिक्नोमेट्री के सवाल हैं इसमें ना, वैसे एलिमेंट्री है वो कर सकते थे आप। क्वालिटी में लिख लो एक आधा, क्वालिटी का HLP। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं हम। फिफ्टीन, 19 के बाद 15 ये करके लाने हैं ना, ठीक है। और बाकी दो तीन सवाल मैंने दिए करने के लिए, वो करके लाने हैं। Any area flux through any proportional to number of any surface flux वो quantity है तो proportional होती है। तो सवाल ये होता है मालूम है कि quantity इसके लिए